बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और खुश आमदेद टू सुनो पाकिस्तान। टू सुनो पाकिस्तान उर्दू इंग्लिश मिक्स हो गई है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका दिन जो है बहुत ही ज़बरदस्त गुजर रहा होगा। आज जुम्मतुल मुबारक है, बाबरकत दिन है, बरकतों रहमतों और दुआओं का दिन है, तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मैं हूँ माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। सुबह बखैर। और जनाब, आप सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें भरने के लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। ज़िंदगी के हर लम्हे को आप खूबसूरत अंदाज में जिए। आज के शो के हवाले से बात करें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि ताज़ा तरीन और बड़ी जो खबरें हैं वो सामने आई हैं। बेलाग तबसरे होंगे उन पर, सेहत के हवाले से ज़बरदस्त बातें भी होंगी और इसके अलावा कई ऐसे मौज़ूआत हैं जो यकीनन आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। जी बिल्कुल। और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की, क्योंकि फ़ज़ाई आलूदगी ने इस वक्त लोगों का सांस लेना ही मुश्किल कर दिया और इसके असरात जी स्टूडियोज तक आ चुके हैं। लाहौर एक बार फिर हम देख रहे हैं स्टूडियो तक आ चुके हैं और आप ये देखिए कि जो सूरज की किरणें हैं वो ही पूरी तरह ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इतनी वर्स्ट अभी सिचुएशन बनी हुई है और स्मोक के खतरात तो आप देख ही रहे हैं कि बढ़ना शुरू हो चुके हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 340 तक पहुंच गया है। तो कल तक 200 समथिंग। यस, तो आप देख लें कि कितना आगे आने वाले वक्तों में कितना डेंजरस हो सकता है जब हल्की फुल्की बारिशें होंगी, जो बता रहे हैं माहिर मौसमियात के हवाले से। तो हम देख रहे हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है और ये स्मोक जो है ख़त्म कब होगी, इस हवाले से अब जी तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। हुक्मरान जो हैं वो एफर्ट्स तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से खातिर खा हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बदल नहीं रही है। तो इस पर पूरी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम में सियासत की भी हम बात करेंगे। पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगा दी है और पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। सवाल यह है कि क्या इस फैसले से इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी कम हो पाएगी? इस पर दो टोक तज्जिया होगा और सेहत के सेगमेंट में बात करेंगे पल्मोनरी एडीमिया यानी फेफड़ों में पानी भर जाने की खतरनाक बीमारी पर। इसकी वजूहात क्या हैं, इब्तदाई अलामात कौन सी हैं और कुदरती तरीका इलाज क्या हो सकता है? इस पर नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हमें ज्वाइन करेंगे। और इसके साथ साथ नाजरीन प्रोग्राम में बात करेंगे सोने की। ये वाला सोना नहीं, जो गोल्ड है पहनने वाला सोना, वो गोल्ड जो हम सुबह सुबह तो लोगों को ना वो सोने वाला याद आता है। वो कहते हैं 10 मिनट और सो लें, 10 मिनट और सो लें। तो ये वाला तो सोना फिर भी चलें, कहीं ना कहीं नसीब हो जाता है, कम ज्यादा हो जाता है। आप ये बताएं ना, खवातीन की आराइशो ज़ेबाइश वाला जो सोना है, ये जो गोल्ड जो खवातीन चाहती हैं कि सरमाए के तौर पर भी रखना चाहती हैं और बाय करती हैं, उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही है। एक तोला जो सोना है ना वो तकरीबन 5 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। अब सवाल ये है कि सोने में इन्वेस्टमेंट अभी महफूज है या नहीं है और आगे जाकर कीमतों का क्या रुझान हो सकता है, इस पर भी स्पेशली गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ जी इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया, इस पर भी बात करेंगे, जहां काबिल और इंतहाई बासलाहियत ऑफिसर SP अदील अकबर ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। आखिर इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और दौरान मुलाजमत जहनी दबाव से कैसे निपटा जा सकता है, इस पर माहिर नफ्सियात भी हमारे साथ होंगे, उनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साइबर क्राइम की भी बात करेंगे। ऑनलाइन नौसतबाजों ने अवाम ही नहीं बल्कि अवामी नुमाइंदों को भी नहीं छोड़ा। कौमी असम्बली की पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर निगत शकील खुद भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गई। वाकया कैसे पेश आया और आम लोग कैसे खुद को महफूज रख सकते हैं, इस पर मुतासरा MNA डॉक्टर निगत शकील और साइबर क्राइम एक्सपर्ट से गुफ्तगू करेंगे ताकि आप उनके एक्सपीरियंस से सीख सकें और आप इस तरह से जो हैकिंग है उसका निशाना ना बन सके। और इसके साथ साथ नाजरीन, आजकल हम देख रहे हैं कि घरों में कमा सब रहे हैं, बहुत कमाई हो रही है लेकिन बरकत नहीं है, गुजारा फिर भी मुश्किल हो रहा है और बेसुकूनी है, बेबरकती है। और घर में सुकून और बरकत के लिए कौन से वज़ाइफ हैं और कौन से अस्कार हैं जो मुफीद हैं, रूहानी मुआलिज से जानेंगे। इसके साथ साथ सोशल मीडिया की दुनिया से भी खबरों का जायजा लेंगे, देखेंगे कि आज की जो टॉप ट्रेंड स्टोरी है, लोग किन मौज़ूआत पर सबसे ज़्यादा बात करना पसंद कर रहे हैं, तो ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल से और हम से जानते हैं कि मौसम मुल्क भर में कैसा रहेगा। आइए चलते हैं और देखते हैं मौसम कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुशगवार रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाओं के बायस सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है,
आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आबशारों और सब्ज़ारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर हम देख रहे हैं बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गिलगित के अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 19 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि स्कर्दू के पारे की अगर हम बात करें तो स्कर्दू में हम पारा देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 12 और कम से कम 2 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं चश्मों और झरनों के नगर आज़ाद कश्मीर का मौसम, जहां ज्यादातर इलाकों में ठंडी हवाओं का राज है और दर्जा हरारत में वाज़े कमी देखी जा रही है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 27 और मिनिमम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 22 और कम से कम 4 डिग्री रहने की तवक्को है। आइंदा 24 घंटों के दौरान पूरे कश्मीर में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। और अब रुख कर लेते हैं मेहमान नवाजों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का और आपके साथ शेयर करते हैं KPK का मौसम, जहां बेशतर मैदानी इलाके जो हैं खुश्क मौसम की लपेट में रहेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 30 और कम से कम है 16 डिग्री। जबकि सवात में, जिसे जी पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा 16 और कम से कम 2 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पहाड़ी अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। और अब जिक्र हो जाए लहलहाते खेतों के देश पंजाब का, जहां अक्सर अजला में हम देख रहे हैं मौसम खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर लिए चलते हैं आपको और यहाँ पर देखते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो है 32 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात हो जाए, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 30 है और कम से कम 16 डिग्री रहने की तवक्को है। जिक्र कर लेते हैं मुल्तान का, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा 33 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में ठंड में इजाफे की पेशगोई की है। ताहम लाहौर, गुजरावाला, कसूर, शेखुपुरा, उकाड़ा, फैसलाबाद, सियालकोट, खानेवाल, रहीम यार खान, बहावलपुर और मुल्तान स्मोक की लपेट में रहेंगे। और अब चलते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की तरफ, जहां पर हम देख रहे हैं बेशतर अजला जो हैं वहां मौसम खुश्क रहने वाला है। फलों के शहर कोयटा की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। और हमेशा की तरह जी आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं गंधारा तहजीब के मरकज सिंध का मौसम, जहां पर हम देख रहे हैं बेशतर अजला में सूरज की तपिश अभी तक बरकरार है। शहर कायद कराची लिए चलेंगे जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 38 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 23 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पोलियो का आलमी दिन हर साल की तरह आज 24 अक्टूबर को पोलियो वैक्सीन तैयार करने वाले डॉक्टर जोनास सैल की सालगिरह के मौके पर मनाया जा रहा है। ये दिन पोलियो के दुनिया भर से खात्मे के लिए आलमी कोशिशों को उजागर करता है। इस दिन को मनाने का मकसद इस मुहलिक बीमारी से हर बच्चे को बचाने के लिए पोलियो वैक्सीनेशन की अहमियत के हवाले से आगाही पैदा करना है। जी बिल्कुल। और आलमी इदारा बराए सेहत WHO का कहना है कि दुनिया भर में पोलियो के केसेस में 99.9% कमी आ चुकी है। पाकिस्तान में ये दिन खुसूसी तौर पर उन पोलियो वर्कर्स की अनथक कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जा रहा है जो पोलियो मुहिम के दौरान हम देखते रहे हैं कि मुल्क भर के कोने कोने में जी वो अपनी खिदमात सरंजाम देते रहे हैं। आपने ये बात की तो मुझे वो तस्वीर मेरे माइंड में आ गई। वो आपको याद होगा कि गालिबन 2 या 3 साल पुरानी है। उसमें एक बर्फ में से जनाब कितनी ज्यादा बर्फ थी और उसमें से
गुजर कर एक पोलियो वर्कर जो था जनाब, वो ऐसे ही घर है, घर जी। जा रहा था पोलियो के कतरे पिलाने के लिए। तो जनाब, जब ये लोग भी आपके दरवाजे पे दस्तक आएँ तो आप दें, तो आप इन्हें अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुछ ना कुछ ऑफर कर सकते हैं, ऑफर पानी कर पिला सकते हैं, सकते हैं, आप उन्हें exactly। अच्छा फील करवा सकते हैं अच्छे जेस्चर के साथ, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ वो बेचारे ये सारा दिन काम कर रहे होते हैं और फील्ड में। कहीं ना कहीं देखिए वो भी खिदमत खल्क भी कर रहे हैं, ड्यूटी हाँ। के साथ साथ इतनी एफर्ट करना, तो खिदमत खल्क तो हम सबका राइट है कि हम सब आगे बढ़ चढ़कर हर किसी के लिए मदद जो है वो पेश कर सकें। और जिस तरह से ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, और पोलियो के कितने मसाइल थे और पोलियो के खात्मे के लिए इतनी जिद्दोजहद की जा रही है पाकिस्तान में। अभी भी हम देख रहे थे, कल परसों भी इवन मैं देख रही थी कि टीम बहुत मुतहरिक थी, हर घर में जाकर पूछना। आजकल कैंपेन्स चल रही हैं। हाँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है, और यकीनन बच्चों के लिए भी बहुत अहम है। पोलियो का हर कतरा जो हम देखते हैं, बच्चों की हिफाजत और सेहतमंद मुस्तकबिल की ज़मानत भी है, और इसकी अवेयरनेस जितनी ज़्यादा हो सके हमें फैलानी चाहिए। बाज़ लोगों में ये मिथ कहीं ना कहीं पाई जाती है कि जी पोलियो के कतरे नहीं पिलाने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इतनी 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 ज़्यादा इस हवाले से मुहिम हुई है, इतना आप ज़्यादा। ये भी देखें ना, ये ज़रा दूर दराज की कुछ इलाका जी। जाता है, वहाँ पर इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं पाकिस्तान के। लेकिन ऑब्वियसली हम भी अवेयरनेस देने के लिए यही Yes। यहाँ पर बैठे हैं और ये बात कर रहे हैं कि आपको अपने बच्चों को पोलियो के कतरों से महरूम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये फिर उम्र भर की माजूरी है। वो फिर उसके लिए नहीं, आप सबके लिए बहुत तकलीफ दे हैं, और आप भी कल को उसके लिए खुद को मुजरिम तस्वर करेंगे जनाब के इसका मुजरिम तो मैं हूँ, क्योंकि मैंने जो है ये फैसला नहीं लिया था कि इसको पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। तो खुदारा अपने बच्चों को पोलियो के कतरे आप ज़रूर पिलाएं। और देखें, वहाँ कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि जो चीज़ फ्री होती है ना, तो लोगों के ज़हनों में शुकूक व शुबहात भी पैदा होता है। अब सर्वाइकल कैंसर की आप देख लें, बच्चियों को जो वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हुआ स्कूलों में, तो उसके हवाले से भी जो प्रोपेगेंडा है वो किया गया। लेकिन शुक्र है कि अवेयरनेस इतनी फैलाई गई मीडिया की जानिब से, हुकूमती इदारों की जानिब से और तमाम मकातिब फ़िक्र की जानिब से, कि लोग जो हैं वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और ख़ुद अपनी बेटियों को जो है वो वैक्सीन भी लगवा रहे, ताकि उन्हें सर्वाइकल कैंसर से वो महफूज रख सके। तो हुकूमती सतह पर जब इस तरह से इकदाम किए जाते हैं, तो आवाम को भी चाहिए कि फुली उस हवाले से सपोर्ट भी करें। आगे बढ़ते हैं जी, हुकूमत की जानिब से एक और भी इकदाम किया जा रहा है, और वो है जी पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है उसके डिज़ाइन में तब्दीली हो रही है, और ये फैसला कर लिया गया है। डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने वजारत दाखिला से नए पासपोर्ट के इजरा की इजाज़त हासिल कर ली है। और ये भी बताया जा रहा है कि पासपोर्ट में चारों सूबों की तारीखी सकाफती इमारत की तस्वीर शामिल की जाएंगी, जबकि अंदरूनी सफ़ात पर पाकिस्तान की तारीख और विरसे की झलक भी नजर आएगी। मॉडल भी रिवील किया गया इसका या नहीं अभी तक? अभी तक नहीं, अभी तक बस इतलात आ रही है। अभी तक सिर्फ ये कागजों में डिजाइन बताया गया, अभी बनाया नहीं गया उस तरह से डेमो। चले, फैसला हो रहा है। महकमे के मुताबिक पासपोर्ट के बैरूनी कवर का जो रंग है वो पहले जैसा ही रहेगा, ग्रीन ही रहेगा, ताहम अंदरूनी सफ़ात का जो कलर है वो बदला जाएगा। एक अहम उसमें चेंज ये भी किया जा रहा है कि अब पासपोर्ट में वालिद के साथ वालिदा का नाम भी दर्ज होगा, ताकि ख़ानदानी शनाख्त मज़ीद शफाफ और जदीद मयार के मुताबिक हो सके। ये नया पासपोर्ट निज़ाम में जिद्दत, हमआहंगी और जदीद सिक्योरिटी फीचर्स के इजाफे के साथ मुतारिफ करवाया जा रहा है। यानी नया पासपोर्ट सिर्फ एक सफरी दस्तावेज ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के तारीखी विरसे और जदीद शनाख्त का हसीन इम्तजाज होगा। तो जनाब, हम भी एक्साइटेड हैं, क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट पड़ा हुआ है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि नया जो है वो किस तरह का आता है। और आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का तो बड़ी देर से सहारा लिया गया है, इसमें चिप वाले पासपोर्ट भी हैं, कुछ लोगों ने बनवाया भी है और वो बड़े खुश भी होते हैं। वो कहते हैं बस बनवा के रख दिए, हाँ, लगे ना लगे, वो कहते हैं डिजिटल जनाब बन गया है हमारा। तो अब ये जो इसमें डिज़ाइन चेंज होगा, ये भी बड़ा यकीनन आंखों को खीरा करेगा, खूबसूरत लगेगा। आई होप कि जल्द से जल्द ये डिज़ाइन चेंज हो, और जब हम रीन्यू करवाएं तो हमारा नया पासपोर्ट हो और फिर कई नई कंट्री। मेरा तो अभी 27 में जाके हूँ मेरा भी ऑलमोस्ट तभी है, लेकिन माइट भी पॉसिबल कि अगर ऐसा भी हो, अगर चेंजेस आ जाए डिजाइन में, तो वो पॉलिसी इस तरह की बना दें कि आप अब चेंज कर लें। नहीं, वो उसके लिए फिर बहुत आपको जो है मुश्किलात उठाना पड़ती हैं, जाना पड़ता है। मुश्किलात तो उठानी पड़ती हैं, लेकिन आसानियां भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। साइंसदानों की बात कर लेते हैं, जिन्होंने जी तिब की दुनिया में एक हैरत अंगेज कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने ऐसा यूनिवर्सल गुर्दा तैयार किया है जो किसी भी मरीज को लगाया जा सकता है, चाहे उसका ब्लड ग्रुप कुछ भी हो। ये जबरदस्त पेशरफ जो हुई है वो कनाडा और चीन के साइंसदानों ने मुश्तरका तहकीक से हासिल की है। उन्होंने ब्लड ग्रुप ए वाले गुर्दे को एंजाइम्स की मदद से ब्लड ग्रुप ओ में तब्दील किया, जो यूनिवर्सल डोनर समझा जाता है। तो इस तरह से अब ये किसी को भी लग सकता है। ज़बरदस्त है। फिर तो तजुर्बे के दौरान ये गुर्दा एक मरीज के जिस्म में कामयाबी से काम करता रहा
और जिस्म में कोई मनफी रद्द-ए-अमल भी ज़ाहिर नहीं हुआ। माहिरीन का कहना है कि मुस्तकबिल में गुर्दे की पैवंदकारी के लिए ब्लड ग्रुप की कैद जो है वो ख़त्म हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है और जो है वो डोनर नहीं मिलता जिससे आपका ब्लड मैच कर जाए। तो ये जो है बड़ी ज़बरदस्त इन्वेंशन है। हज़ारों मरीज़ों को इससे नई ज़िंदगी मिलने के जो इम्कानात हैं रोशन हो गए हैं। ये तहकीक मारूफ जरीदे नेचर बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में शाया हुई है और ये इजाद तिब की दुनिया में रेवोल्यूशन साबित हो सकती है। अब हर मरीज़ के लिए गुर्दा मिलने की उम्मीद पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। तो यकीनन बहुत ही अच्छा इकदाम है और अगर ऐसा हो जाता है तो अब किसी को ये नहीं कहना पड़ेगा इसका गुर्दा नहीं मिल रहा, उसका गुर्दा नहीं मिल रहा। इजीली अवेलेबल है, जो किसी को गुर्दा देना चाहे अवेलेबल होगा और गुर्दा लगवाने वाले भी होंगे। अल्लाह खैर इस तरह की हर बीमारी से बचाए, लेकिन आसानी हो रही है। तहकीक कर करके जो साइंसदान है वो इस तरह की इन्वेंशन करके जो सहूलतें हैं वो आवाम के लिए ला रहे हैं। तो आई होप ये आगे आने वाले वक्तों में बहुत मददगार साबित हो। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि पासपोर्ट की डिजाइनिंग के हवाले से एक और भी आर्ट है और वो है ट्रक आर्ट। ट्रक आर्ट बड़ा ज़बरदस्त आर्ट है और बरतानिया में भी इसे बड़ी पसीराई मिली है। उन्होंने तो बल्कि अपनी जो बसेस वहाँ पे चलती हैं उस पे भी उन्होंने जनाब ये काम करवा के देखा है और लोगों ने बड़ा पसंद किया है। आपने देखा वैसे ज्यादा आपने किसकी तस्वीरें देखी हैं? ताउला ईसा खिलवी की तो बहुत देखी है मैंने। शेर व शायरी भी लिखी होती। कोई शेर याद रह गया आपको? खैर ना जाते खैर ना ला नसीब अपना अपना। ये तो दुआ है ना, शेर भी पूरे पूरे लिखे होते हैं। वो बहुत डेंजरस होते हैं। आपको कोई लगता है याद आ रहा है? मुझे भी कोई याद नहीं आ रहा। मुझे तो ताउला ईसा खिलवी की जो है ना वो तस्वीर देख के उनका कलाम याद आ गया। उनके बड़े जबरदस्त गाने हैं। आप सुनती है ताउला को? क्या एक्चुअली टीम भी पीछे से ना बहुत फनी चीजें बता रही है और जेंजी टप्पे भी आजकल चल रहे हैं तो ट्रकों पे वो भी लिखे आ रहे हैं। वो भी लिखे आ रहे हैं ट्रकों पे? ये कब से हुआ? आजकल जेंजी के टप्पों का बहुत ट्रेंड है। आपने नहीं सुना? नहीं, मैंने नहीं उस तरह से सुना। मैनू मिले असी तेरा लेटर। ये ट्रक में लिखा हुआ था? ये तो मैं आपको गा के सुना रही हूँ। जल्दी टप्पा मेरे ज़हन में आ गया। साडे नाल वादे करके हुन कहंदा यू डिजर्व बेटर। वाह 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 वाह, तो मैं कहता हूँ क्या आला कलाम है। यू डिजर्व बेटर। मैं ट्रकों की शायरी से देखे जल्दी टप्पों पे चली गई। आजकल बहुत सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है तो ऑब्वियसली मैंने कहा कि उस ट्रेंड को भी हम बता दें, हमारा तो काम है। मैं भी कोई इनकलाब ले आऊं इसमें। तो ट्रकों की शायरी तो है लेकिन ट्रक आर्ट भी बहुत ज़बरदस्त है पाकिस्तान का। और जनाब ये पाकिस्तान की होना सीरियस नोट शनाख्त भी है और जो कारीगर हैं वो कितनी बारीकी से इतना खूबसूरत काम करते हैं। तो जनाब हमारी साथी एंकर रुबीना यूसुफ जो हैं वो भी एक ट्रक आर्टिस्ट के पास गई हैं और कुछ उनके काम के बारे में जानने की कोशिश की है कि वो किस तरह से जनाब अपना खूबसूरत जो है वो कारीगरी दिखाते हैं ट्रक्स के ऊपर, किस तरह से वो पेंटिंग्स बनाते हैं, आर्ट जो है वो बनाते हैं। तो रुबीना यूसुफ की ये खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। आज हम मिलवाने वाले हैं आपको एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट इनाम इलाही से। ही इज़ अ ट्रक आर्टिस्ट और उन्होंने अपनी आर्ट को सिर्फ ट्रकों तक ही महदूद नहीं रखा बल्कि वो घरेलू अशिया, सीनरीज, बच्चों के खिलौने और इनको भी रंगीन बनाते हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया, आज आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया है। ये बताइएगा कहाँ से शौक पैदा हुआ, किससे आप इंस्पायर हुए थे, किस उम्र से काम स्टार्ट किया? असल में ये मैंने काम तो मैट्रिक करने के बाद शुरू किया था। अच्छा, तब तो इंसान बहुत छोटा होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो असल में मेरा बचपन ऐसे शहर में गुजरा है कि वहाँ के जो लोगों का जो बिज़नेस था ना वो ट्रांसपोर्ट का था। ओके। या तो उन्होंने ट्रक्स रखे हुए थे या बसें रखी हुई थी या फिर पिकअप वैन जो उनसी हैं वो रखी हुई थी। और वहाँ के लोगों में मतलब कि ट्रांसपोर्ट का इतना शौक़ था कि जो अमीर लोग हैं वो तो ट्रक्स वगैरह ख़रीद लेते थे और जो मतलब कि नहीं ख़रीद सकते थे वो कम से कम ड्राइवर बनना जो उनसा ना वो अपने लिए फ़ख्र के लामो समझते थे। अच्छा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई एक से बढ़कर एक चीज़ पड़ी हुई है। टिश्यू बॉक्सेस हैं, ये पैसों वाला गल्ला पड़ा हुआ है और ये हमारे पास ट्रक कितना प्यारा है। और ये देखें इसको घुंघरू भी है, ज़बरदस्त। तो इन पर शेर व शायरी अभी आपने करनी है।
और ये देखें कितना ज़बरदस्त है, हर तरफ हमें कितना वाइब्रेंट और कलरफुल चीज़ें नज़र आ रही हैं। फैशन की दीवानी, ये चीज़ें आप खुद लिखते हैं या फिर? जब हमारे पास ट्रक ड्राइवर या ट्रक ओनर ट्रक लेकर आता है ना, तो वो शेर जो है कुछ उन्होंने सोचे होते हैं, ठीक है, कुछ हमें ट्रक ड्राइवर बता देता है, कोई कई दफ़ा कहते हैं ये अपनी मर्जी से आप लिख दें, ओके, तो कुछ हमने खुद भी क्रिएट किए होते हैं। ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर एक ना मुझे एक सीनरी नजर आ रही है। अच्छा, ये कहीं पर भी लटका है, इसमें लिखा हुआ है देखने में भोली लेकिन चलने में गोली। तो ये आपने खुद से लिखा हाँ, है, ये किसी खुद से की लिखा। फरमाइश थी? नहीं, ये खुद से ही लिखा है। अच्छा, हाँ, बहुत सारे शेर ऐसे होते हैं, फासला रखें प्यार हो जाएगा, लड़कियों के बारे में। ये आर्ट कब से फेमस है? जब आप बचपन में थे तब भी शेर व शायरी थी? हाँ जी, जो ट्रक आर्ट के ऊपर ना, असल में ट्रक के ऊपर काफ़ी तरह के काम होते हैं। एक तो ये पेंट वर्क का काम होता है, फिर स्टील और चमक पट्टी का काम होता है, जैसे ये आपको ये प्लेट्स नज़र आ रही हैं ना, तो ये काम होता है। फिर इसके ऊपर प्लास्टिक का काम होता है, फिर लाइटिंग के ज़रिए काम होता है। फिर ट्रक के अंदर जो उनसे जो इनर जो ड्राइवर बैठता है उसमें ये झालर और परांदे इस किस्म का काम होता है। फिर ट्रक और के वो ऊपर सारा काम आप खुद करते हैं? वो ये है कि हर काम के लिए ना डिफरेंट मतलब के ना आर्ट लोग होते हैं। तो वैसे तो ये ट्रक आर्ट के नाम से फेमस है, लेकिन इसका लोकल लैंग्वेज में जो असल नाम है, जो मतलब कि ट्रक ड्राइवर और हम लोग आपस में, वो फूल पत्ती है, फूल पत्ती आर्ट है। ज़बरदस्त। सर, ये बताइएगा कि आप इतने ब्रिलियंट हैं, इतना बारीक बीनी का काम करते हैं, इतना मुश्किल से काम करते हैं, क्या गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट आपके साथ? ये गवर्नमेंट की सपोर्ट जो सी है ना, वो बिल्कुल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। अगर ये कि आपका काम जो सा है ना, वो मतलब कि मुनफरिद हो और अनोखा हो, लोग इसको पसंद करें, तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। मुझे ये आपको किया उन्होंने? हाँ जी, मुझे ये जनवरी 2024 के अंदर ही मुझे पंजाब गवर्नमेंट ने फ्रांस भेजा था, आयरलैंड भेजा था, जहाँ और मैं वहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था एज ए ट्रक आर्ट ब्रांड एम्बेसडर। और वहाँ मैं अपने प्रोडक्ट लेकर गया और वहाँ तकरीबन 22 ममालिक आए हुए थे, इसमें हमारा पाकिस्तान का स्टॉल भी था। आप समझते हैं कि आप जितना मेहनत से करते हैं आपको पैसा कम मिलता है? नहीं, अभी ये कि ट्रक्स पे जो है ना काम जो है वो बहुत कम हो गया। अब ये कि ये बेडफोर्ड ट्रक की शेप है ना, तो ये बेडफोर्ड ट्रक जो से ये आने अब बंद हो गए हैं, ठीक है। तो ये 1950 के अंदर ना अयूब खान ने मंगवाए थे ट्रक्स, और अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाया, जो आर्टिस्ट थे ट्रक आर्ट के, उन्हें कहा था कि आप ये ट्रक पेंट करें। अब ये ट्रक जो से ना बेडफोर्ड से आने बंद हो गए, इस वजह से अब ट्रक पे काम इतना नहीं हो रहा। बाकी हीनो ट्रक है, सीज़ो है, बाकी वो ट्रेलर हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है, और कराची इसकी बड़ी मार्केट है। लाहौर में ये कि ना ये ट्रक ना होने की वजह से इसका काम नहीं हो रहा। बहुत सर, मुझे ये एक ऑटो बहुत मज़े का नज़र आ रहा है। क्या ये आप सारा खुद बनाते हैं? कितना प्यारा ऑटो है, रिक्शा है, और इस पर अभी आपने थोड़ी आर्ट करनी है। सर, अभी हम आपसे थोड़ी सी आर्ट भी करवाएंगे और मैं भी आपके सामने ये करूँगी कि कितनी मुश्किल है। तो हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी आर्ट बनाते हैं किसी पे। वाह, इतना अच्छा सर्कल बना, हम वो कंपास से बनाते हैं। ठीक है, इसको ये हाफ से निकलें। ज़बरदस्त। तो हम इस पर ये जो है कलर लगाएंगे। इतना मज़ा आ रहा है पेंट करने में। सॉरी, थोड़ा सा ख़राब कर दिया मैंने। कोई नहीं। और इस पर ऐसे पत्ती बना दूँ अब? हाँ, इसके बाद ना पत्ती ये वो दूसरे कलर से बनेगी। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो इन्होंने मुझे ऐसे स्केच करके दिया था और मैंने उसमें पेंट किया, और अब हम इसकी पत्ती बनाएंगे। और पहले हम इस ब्रश को धो लेंगे ताकि हमारा दूसरा कलर मिक्स ना हो जाए। एक पत्ती मैं बना के देता हूँ आपको। अगर ये ऑटो ख़राब हुआ तो क्या हम इसे अपने साथ लेके जा सकते हैं? नहीं, लेके जा सकती हैं। बाकी जो चीज़ ख़राब हो जाए ना, वो सही भी हो सकती है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। इनको कोई रिमूव करने के लिए कोई चीज़ है आपके पास, कलर जैसे? नहीं, इसके बाद पेंट्स है ना। ठीक है। हाँ, इसके ऊपर हमने दूसरा पेंट कर देना है और ये डिज़ाइन रिमूव हो जाएगा, फिर नया डिज़ाइन अगर बनाना हो। वाह, इम्प्रेसिव। अच्छा, मुझे लग रहा था जैसे कोई चीज़ बस ख़राब हो गई तो वो कभी ठीक नहीं होगी। तो हर चीज़ का इनके पास एक हल है। तो कितनी अच्छी ठीक है, पत्ती बना ऐसे रहे ना हैं। चारों तरफ आपने लीव्स बनाने हैं। मैं अभी बनाकर देखती हूँ। अभी इन्होंने 2 पत्ती बनाई है, अभी मैं आपके सामने एक पत्ती कलर को बनाती ना हूँ। थोड़ा सा आपने इसको निकाल लेना। अच्छा, नहीं अच्छा, तो उधर वो आपने? ना ठीक है, ज़्यादा ड्रॉप गिरते हैं। सॉरी, वैसे जिन लोगों को वैसे मेहंदी लगानी आती है, मुझे लगता है वो अच्छा काम कर हाँ जी, सकते वो हैं। अच्छा करते हैं।
हाँ, वैसे मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती है, पता नहीं क्यों इतनी निकम्मी बच्ची हूँ। अब हम थोड़ी सी प्राइसेस की बात करेंगे, जैसे कि लोग देख रहे हैं और मैं हाँ भी, जी। तो वो सब ये पूछना चाहते हैं कि ये चीज़ कितने की। फॉर एग्जांपल आपने ये एक ऑटो बनाया है और ये कितने का है? ये तकरीबन ये 1500 का है। ठीक है, 1500 का। और अगर कोई ऑर्डर पर बनवाएगा, आपसे खुद से शेर लिखवाएगा ये वो, तो उसकी प्राइसेस डिफरेंट होंगी। उसकी अगर कस्टमाइजेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर तो प्राइस डिफरेंट होगी, तो वैसे ही एक हम उसी के अंदर ही कर देते हैं। किसी ने ये लेना हो, हाँ ये जी। ट्रक, ये भी तकरीबन 2000 का ही है। ओके, अच्छा, रीजनेबल प्राइसेस और इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो आपके जो 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसका कोई एक मैसेज लाजमी दें ताकि लोग मोटिवेट हो जाएं, अपना उस चीज़ को चुनें जो कि जिसमें वो कुछ करना चाहते हैं, फटीग फील ना हो, थकावट ना हो, और वो 24 घंटे भी अगर काम है तो वो कर सकें। ये सबसे पहले तो ये है कि अगर तो उन्हें पेंटिंग का शौक़ है और वो ट्रक आर्ट को करना चाहते हैं, तो वो इसकी जो बेसिक है, इसके लिए मैं वर्कशॉप भी करवा रहा हूँ। मतलब कि स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ये जो फैशन डिज़ाइनिंग के वर्कशॉप, ताकि ये जो हमारा ना एक किस्म का डाइंग आर्ट है, ये ख़त्म हो रहा है, तो इसको ज़िंदा रखने के लिए, इस आर्ट को रिवाइव करने के लिए मैं ट्रक आर्ट की वर्कशॉप भी कंडक्ट करवाता हूँ। बहुत शुक्रिया। और जैसे कि ये थे इनाम इलाही, एक ट्रक आर्टिस्ट हमें दिख रहे हैं, और कितना एक खूबसूरत फ़न है इनमें। ऐसे लोग हमारे पाकिस्तान के कल्चर को ज़िंदा रखे हुए हैं। उम्मीद है कि आपको इस सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो नाज़रीन, ये खुसूसी आपने रिपोर्ट देखी, बहुत ही दिलकश खूबसूरत डिज़ाइंस, ट्रक आर्ट और छोटे छोटे रिक्शे। आप कह रही थी ना कि मैं देख के मेरा दिल कर रहा है मैं ट्रक ले लूं, लेकिन वो आप देखें कि उन्होंने जनाब उससे भी सहूलत पैदा की, रिक्शों पे भी इतने खूबसूरत डिजाइन बनाए छोटे छोटे, फिर उन्होंने जूतों पे भी बना दिए हैं। तो आप रिक्शे और आपने ट्रक का क्या करना है? देखिए इतना बड़ा ट्रक, आप जूतों पे आप अपने कोई वाइट स्नीकर्स दें उन्हें और उस पे ये आप खूबसूरत सा पर्सनल हो रहे हैं डिजाइन। कि आपने क्या सोचा कि ये ट्रक तो खरीद नहीं सकती, तो जूते तक चलो महफूज कर लेते हैं। देखना, इसलिए कहते हैं कि आपको हुस्न ज़न रखना चाहिए हमेशा दूसरे के बारे में। जी जी। बात मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ट्रक का क्या करना है, आपके पास इतनी पार्किंग स्पेस है, आपने सारी क्या बातों में करना है? आज मुझे एक और वो शेर लाइन जो लिखी हुई थी, उन्होंने लिखा हुआ था, फासला ना रखें, प्यार होने दें। ये बहुत अच्छा है। इसी लाइन के साथ ना मुझे लगा आप शायद ये वाली लाइन की ब्रेक डुलते गए पर चस पड़ी है। नहीं, चस नहीं आती। अभी हम ब्रेक ही लेते हैं। स्टे विद अस। तो जनाब, आज खूबसूरती का ही जिक्र चल रहा है। कभी हम अब जो आर्टिस्ट हैं उनके फ़न की तारीफ कर रहे हैं, और जो ट्रक आर्ट है खूबसूरत उसकी बात कर रहे हैं। और वो ट्रक पहुंचता पहुंचता गिलगित बल्तिस्तान चला गया। हाँ, देखें ट्रकों का जो रूट है वो लंबा होता है, और आपको पता है खूबसूरती की बात हो रही है तो गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? गिलगित बल्तिस्तान के दो बड़े मशहूर किले हैं, फोर्ट हैं, अल्तित फोर्ट और बल्तित फोर्ट, और मुझे तो देखने का इत्तेफाक भी हुआ। आप एक्सपीरियंस क्या खूबसूरत उसका पथरीला रास्ता जो है वो ऊपर जाता है, सफाई सुथराई, लोगों ने घरों के बाहर जो है ना वहाँ इतने इतने प्यारे पौधे रखे हुए हैं कि बड़ा दिलकश घुमा होता है। एक तो किला तो खूबसूरत है ही, लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी रास्तों को खूबसूरत बनाने के लिए, टूरिस्ट के लिए। यस, आपको पता है ना सिर्फ मकामी बल्कि फॉरेन टूर जो है टूरिस्ट वो भी वहाँ पे आते हैं टूर के लिए और बड़ा इंजॉय करते हैं वहाँ पर, और बड़ा ही जबरदस्त ये जनाब किले हैं। और आप जाएं गिलगित बल्तिस्तान, इनका विजिट ना करें ऐसा हो नहीं सकता। मंजर अब खींच दिया है ना, अब नाजरीन भी एक्साइटेड हो गए हैं देखने के लिए। हम जा नहीं सकते तो हम स्क्रीन पर ही दोनों नहीं, अल्तित बल्तित नहीं, हम आपको अल्तित फोर्ट जो है ना वो दिखाते हैं। के अक्कास अल्तित फोर्ट का शुमार गिलगित बल्तिस्तान के अहम सयाहती और तारीखी मकामात में होता है।
ये मुनफरिद इमारत दरियाए हुंजा से 1000 फीट की बुलंदी पर है। इसे तकरीबन 900 साल कबल महल के तौर पर तामीर किया गया था, लेकिन बाद में इसमें दिफाई वॉच टावर तामीर करके किले में तब्दील कर दिया गया। ये किला जिस इलाके में वाक़े है वहाँ से कदीम शाहराहे रेशम गुजरती है, जहाँ से कभी ताजिरों और काफिलों का गुजर हुआ करता था। किले में मुख्तलिफ कमरों में शाही खानदान के कदीम बर्तन और बॉक्स रखे गए हैं। लकड़ी के छोटे दरवाजों, सीढ़ियों और खिड़कियों पर खूबसूरत कशीदाकारी की गई है। किले का मरकजी हॉल बैक वक्त इबादत, खाना पकाने और मुख्तलिफ मजालिस के लिए इस्तेमाल होता था। अब किले के अंदर शाही मेहमान खानों को एक छोटे से म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें शाही खानदान और हुंजा से मुतालिक नादिर तस्वीर रखी गई हैं। ऊपर छत पर शिकारी टावर, लकड़ी की एक खिड़की और एक छोटा कमरा बना हुआ है, जिसके छोटे से दरवाजे पर लकड़ी का खूबसूरत काम किया गया है। किले के बाहर सब्ज पानी का खूबसूरत तालाब, हैंडीक्राफ्ट शॉप्स, कैफे और खूबसूरत घर बने हैं, जिनके सामने बैठे हुंजा के आर्टिस्ट रबाब पर किस्म किस्म की धुनें बजाकर सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे करते हैं। जी, तो नाज़रीन, अल्तित फोर्ट की कुछ झलकियाँ हमने देखी हैं और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर देखने को मिले हैं और आई होप कि हम फ्यूचर में जितना मैंने बयान किया उससे ज़्यादा खूबसूरत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अब बस जाने का भी कोई सबब बन जाए तो फिर कोई बात बन सकती है। उसके लिए आपको कोई वजीफा पूछ के बताते हैं कि शायद आपका कोई वजीफे बहुत ज़रूरी हैं। सबब बन जाए, वसीला बन जाए जाने का। सुकून होना बहुत ज़रूरी है और जितना सुकून होगा उतने खूबसूरत नज़ारे भी और अच्छे लगेंगे। और अगर हम नज़ारों की बात करें तो घर की बात कर लेते हैं, घर के सुकून की बात कर लेते हैं। घर एक ऐसी जगह है जहाँ सुकून बहुत ज़रूरी है और सबसे बड़ी पनाह यही होती है और इंसान चाहता है कि अपने घर जाए तो बहुत सुकून हो। लेकिन हम देखते हैं कि घरों में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, आसाइश भी बहुत ज़्यादा है, मगर दिलों में बेचैनी होती है, रिश्तों में दूरी होती है और चेहरों पर जो मुस्कुराहटें हैं वो गायब होती नजर आ रही हैं। बात बात पर झगड़े हो जाते हैं, शिकायत होती हैं, नाकदरी आम हो गई है। यूँ लगता है जैसे बरकत और सुकून हमारे दरवाजों से रूठ चुका है। और हर फर्द आजकल के दौर में कमाता है, मगर फिर भी घर के अखराजात पूरे नहीं हो पाते। पैसा आता है मगर टिकता नहीं है, दिल है कि बेचैन ही रहता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या हमारे अमाल ने वो रहमतें रोकी हैं जो कभी हमारे घरों पर साया फिगन थी? आखिर ये बेबरकती और बेसुकूनी है क्यों? और हमने अपने अमाल से खुद अपनी बरकत के लिए कहीं दरवाजे बंद तो नहीं कर लिए? इसी पर आज डिस्कशन कर लेते हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ रूहानी मौलज कारी शफीकुर रहमान साहब। कारी साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, और ये हर घर घर की कहानी है कि घरों में बेबरकती है, बेसुकूनी है, कमाइयों में वो बरकत नहीं है। क्या वजूहात हैं कारी साहब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यह है कि सुकून और सकीनत का तल्लुक दिल की दुनिया से है, जिस्म की दुनिया से नहीं है। जब आप दिल की दुनिया को तवज्जो ही नहीं देते और दिल की दुनिया में आप सुकून को, ईमान और इत्मीनान और ईकान, ये लफ्ज़ जो बाकायदा ईमान, ईकान, इत्मीनान, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के जिक्र और अल्लाह ताला की मोहब्बत से है। रही बात ये जो बेबरकती वाली है, बेबरकती की जो बुनियादी वजह वो सबसे पहले यह है कि रिज़्क़ हराम और उसमें झूठ बोल के कस्में उठा के जो रिज़्क़ कमाते हैं हम, झूठी कस्में हैं, हलाल की बजाय हराम रिज़्क़ है, इससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेबरकती हो जाती है। और फिर सबसे बड़ी बात, आपके पास जितना भी रिज़्क़ आया है उसमें बरकत हो। मसलन आप दिल को ना 4 चीज़ों का आदी बना लें। मैं अल्लाह पाक की कसम उठा के कह सकता हूँ आपके घर से और आपके दिल से सुकून नहीं खत्म हो सकता। सबसे उनके साथ, हाँ, इतने तवक्कुल और इतने यकीन और इत्मीनान के साथ। सबसे पहले यह है कि दिल को खुलूस का आदी बना लो। दूसरी बात यह है कि दिल को खुशी में शुक्र का आदी बना लो। दिल को परेशानी में सब्र का आदी बना लो और दिल को तवक्कुल का आदी बना लो आप। और ये 4 चीजें हैं। आप दिल को इन चीजों का, सिर्फ 4 चीजों का आदी बना ले। आप यकीन करें, आपका दिल जन्नती दिल है और आपका दिल ईमानी और सुकूनी दिल है। उसके अंदर कोई और ताकि यह है कि ये जो बेबरकती वाली है ना, वो बेबरकती ना दिल से शुरू होती है, फिर उसके बाद आंखों में जाती है, आंखों में जाती है। हत्ता कि आप अंदाज़ा करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके घर में
2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता। और लिखने वाला लिखता है कि ये एक अजीब गरीब ऐसी अल्लाह ताला ने शख्सियत दुनिया कायनात में मोहसिन कायनात की शक्ल में भेजी कि गरीब ऐसे एक ही वक्त में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता, और अमीर ऐसे कि 2-2 महीने की मसाफत दुश्मन दूर से डर रहा है। और ऐसी मोहब्बत, ऐसी एक दुआ है, जी जी, ये दिल की दुआ और सुकून की दुआ इतनी ज़बरदस्त तरीन है। मैं कहता हूँ कि दुनिया कायनात की सारी हासिदीन की आग, शरीरों का शर, जादूगरों का जादू, शैतानों की शयातनत और उनके सारे अटकंडे इकट्ठे होकर आपके दिल के सुराख में दाखिल कर दिए जाए। आप एक दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युक़र्रिबुनी हुब्बका अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्बा इलैया मिन नफ्सी व माली व अहली व मिनल माइल बरद। आपके दिल में जुलेखा की मोहब्बत भी होगी और वो बस सुकूनी पैदा कर रही है ना, तो वो भी चुटकियों से निकलेगी अल्लाह के फजल करम से, और दिल सुकून का, जन्नत का घर, बगीचा बन जाएगा अल्लाह के फजल करम से। अच्छा कारी साहब, हम देखते हैं कि ना बास टाइम ऐसे होता है कि घर में हर फर्द ही कमा रहा है माशाल्लाह से, और मेहनत से भी कमा रहा है, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई हराम कमाई आ रही हो, बज़ाहिर ऐसे लगता है, और दुआ भी करते हैं, नमाज की अदायगी भी है, मज़हब को भी उस तरह से फॉलो करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो उलझने हैं, बरकत नहीं है, आपस में झगड़े हैं, ये क्या वजह है? देखिए, हम ना रिज़्क की आमदन की दुआएं तो करते हैं, लेकिन रिज़्क की सेफ्टी सिक्योरिटी की कभी किसी ने कोई दुआ नहीं की। अच्छा। ना ही कोई मांगता है, ना ही कोई पूछता है। उसके लिए सबसे पहली तो दुआ के जरिए आप रिज़्क को जमा करके उसे सेव करें। मसलन अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिका, या अल्लाह तूने इस दर्जे का रखा ना, तो इधर से मैंने नीचे नहीं आना, ऊपर नहीं ना जाना तो नीचे भी नहीं आना। या अल्लाह मेरी नेमत इल्म की, मेरी नेमत दौलत की, मेरी नेमत शोहरत की, मेरी नेमत सुकून की, ये दर्जा ए पे नहीं है ना तो सी पे ना जाए। ये दुआ आपको ना रिज़्क में कम नहीं होने देगी। और एक दूसरी दुआ जो बहुत अहम तरीन है, वो अल्लाहुम्मा बारिक ली फीमा रज़क़तानी। इतने इतने लफ्ज़ तो बंदा याद कर ही सकता है। अल्लाहुम्मा बारिक ली फीमा रज़क़तानी, या अल्लाह जो तूने मुझे दिया है उसमें खैर बरकत भर दे। हत्ता कि इस दुआ से आप यकीन करें रिज़्क ना ऊपर से ऊपर से ऊपर जाता है। अच्छा। और एक है कि आपस में जो बहन भाई कमा रहे हैं ना, आपस में आप मिलें, किसी के चेहरे को देखें तो बारकल्लाहु फीक, किसी के लिबास को आप देखें ना, आप आज कितना खूबसूरत लिबास पहना हुआ है, आपको मैं नजरे बाद का बकायदा लाइव दम भी करता है। वाह वाह। उईदु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतान व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लामा बारकल्लाहु फीक। ये लफ्ज़ कहने से हत्ता कि एक आदमी का कुरान में वाक़या नकल किया गया, वज़रिबिल्लाहु मसला रजुलैनी, एक दो आदमियों के किस्से में एक आदमी ऐसा था, अल्लाह ताला फरमाते हैं किलतल जन्नतैनी, बाग ऐसे कि अंगूरों के बाग, खजूरों के बाग और साथ फिर बाढ़ भी, लेकिन वो एक कलमा नहीं कहता था, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसकी वजह से उसके बाग उजड़े हुए मकान बन गए, उजड़े हुए घर बन गए। यानी घरों को उजड़ने से बचाना चाहते हैं तो आप इसको माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और एक जो ना वो खाने के बाद हमने सिर्फ एक दुआ पढ़ी सीखी, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतामनी वरज़क़नी मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा। इस तरह की दुआ 2-3 दुआएं हैं, वो भी साथ खाने से मुतल्लिक़। अच्छा, मैं दावे से कह सकता हूँ जो आदमी खाने के बाद ये दुआ पढ़े उसका रिज़्क जिंदगी में कभी कम हो तो आप फिर लाइव मेरे साथ प्रोग्राम कर लें। अच्छा, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फी मा रज़क़ताहुम अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फी मुद्दिहिम वसाहिम। या अल्लाह इसको तराजू से तोल के दे रहा है तो फिर भी बढ़ा दे, कोई माप के दे रहा है, 2 ही तराजू, 2 ही पैमाने हैं, या तो मापने का पैमाना है या तोलने का पैमाना है। तोलने का पैमाना तो अपने लिए कर लिया तो अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मुद्दीना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मुद्दीना वसाइना। आपका ना मुद खत्म होगा ना सा खत्म होगा। कितनी खूबसूरत जामे दुआ, कितनी जबरदस्त दुआ। रोटी रोजाना खाते हैं लेकिन दुआ रोजाना नहीं पढ़ते, और ये दुआ तो बहुत ही अहम तरीन है। फिर एक और बात है, आपका एहतमाम किया किसी ने
घर में सारी औरतें थकाई, सारे मर्द खपे, जी। फिर उसके बाद उसने बूफे सिस्टम लगाया और आपने कहा कि मुर्गी जान से गई और आपको खाते वक्त मजा ही नहीं मजा आया, ही कहते नहीं हैं आया। बेकार नहीं आया, जी, मजा नहीं आया। जी। आपका हक बनता था कि आप ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा अतइम मन आतामाना वस की मन सकाना। ऐ अल्लाह, जिसने मुझे खिलाया तू उसको खिलाता ही रहे, वाह, वाह, जिसने मुझे पिलाया है तू उसे पिलाता ही रहा, हत्ता कि अपनी बीवी से मुतलका भी। मैं, आप यकीन करें, ये दुआएं पढ़ते हैं ना, फिर खाना आपका ना सुकून बनता, बीमारी नहीं बनता। खाना आपका बरकत बनता, बेबरकती नहीं बनता। खाना आपका जन्नत बनता, जहन्नम नहीं बनता। वाह। कितनी दफा ऐसा होता है कि खा के बंदे का जिस्म जहन्नम बन चुका होता है, उसको कै और इस तरह की 20 चीजें होती हैं, मसाइल हो जाते हैं। मसाइल हो जाते हैं। तो ये दुआओं का एहतमाम करें। और फिर सबसे पहले ना अपनी आंख को ना ये भूखी आंख से ख़त्म करें। अपनी आंख को जो है ना, वो जब आंख में भूख आ जाती है ना तो वो दिल में भूख आती है, और इसी तरह कानों में भूख आती है तो दिल में भूख आती। मसलन कितने लोग ऐसे हैं किसी का माल दे के अपनी झोंपड़ी गिरा देते हैं, किसी की बड़ी गाड़ी दे के अपनी बाइक जला देते हैं। ऐसे ही है। आप अपनी किसी का बाइक मुंह लाल दे के खुद को थप्पड़ मार के लाल कर लेते हैं। ऐसी मिसालें भी बड़ी- कारी साहब, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह ठीक हैं, बड़ी ज़बरदस्त आपने जामे दुआएं भी बताई हैं। ये भी होता है, बड़े बड़े जो है आसाइशें दुनिया की मुयस्सर होती हैं और दीन को भी फॉलो कर रहे होते हैं, मगर फिर भी एक कोई कैफियत इस तरह की होती है कि दिल में बेचैनी लगी रहती है। कोई अलार्म बजता रहता है कि पता नहीं क्या हो जाना है, अगले लम्हे क्या हो जाना है, सुकून नहीं होता। इसकी क्या वजह है और इसके लिए क्या दुआ है? उसकी वजह उज़ैर भाई, पता है क्या, मैं एक जुमला बोलता हूँ, इस जुमले को जिंदगी भर याद रखेंगे आपको। जिंदगी में कभी इस स्टेज पे कभी परेशानी, कुरान के लफ्जों से कम अज कम लफ्जी ताल्लुक तो हो, वाह। और अगर कुरान के लफ्जों से कल्बी ताल्लुक हो जाए तो आपको मैं कह रहा हूं कि आप झोंपड़ी में भी है तो जन्नत में है। ये मुमकिन कैसे है कि महल्लात में हो कि आप झोंपड़ियों में और जन्नत में हो? जी। वो जुमला क्या, कुरान के लफ्जों से कल्बी ताल्लुक कायम करो। जिस वक्त कोई आदमी कुरान के लफ्जों से कल्बी ताल्लुक नहीं कायम करता, वो कह जरूर रहा है कि मैं 8 रखते पढ़ रहा हूँ, मैं 10 रखते पढ़ रहा हूँ, ये उसका इस तरीके से नहीं। कुरान मजीद की आयत है जो बहुत उम्दा किस्म की आयत है, रब्बाना ला तुज़िग कुलूबाना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। एक तो ये दुआ, और दूसरी ये कि बदसुकूनी में बाद लोग खुदकशी भी कर जाते हैं, जी। बाद लोग अपने आप को कत्ल भी कर देते हैं। अभी ये इस्लामाबाद में जो एसपी ने मसला अपनी जान हुआ, दे दी। मैं कहता हूँ 3 दुआएं ये पढ़ते रहें, आपको दुनिया जहान के पहाड़ भी आपके सर पे टूट जाएं, आप कभी भी खुदकशी नहीं करेंगे। अच्छा, जबरदस्त। मुमकिन ही नहीं है खुदकशी करें, मुमकिन ही नहीं है कोई बंदा अपने ऊपर छुरी चलाए, किसी को कत्ल करे। जी। आमनतु बिल्लाहि व रुसूली, आमनतु बिल्लाहि व रुसूली, आमनतु बिल्लाहि व रुसूली। इसको बार बार कहते रहे, 100 दफा कह लें, 21 दफा कह लें। और इसी तरह दूसरी है हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इस दुआ के बाद कभी भी आप खुदकशी की तरफ जा ही नहीं सकते। अच्छा, एक तो कारी साहब ये हो गई कि आप अपनी जान लेने के बारे में सोच रहे हैं। एक बड़ी मशहूर अदाकारा है, उन्होंने ये बात की कि मेरे यहाँ बेबी हुआ तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन इस कदर था कि मुझे रह रह के ख्याल आता था मैं इस बच्चे की जान बच्चे ले। की जान ले लो। ये मतलब क्या कैफियत है? और उसमें देख के पता है क्या, उसमें बसौकात जादुई, बसौकात शैतानी, बसौकात इंसानी, इनका भी अमल दखल इनका होता अमल दखल होता है। सही। यानी जिसको आप, अल्लाह ताला ने आपकी जन्नत बना के भेजा है, आपके दिल का टुकड़ा बना के भेजा है, दिल का वो जिगर गोशा सही है, है। उसको कत्ल कैसे कर सकते कर हैं? सकते हैं? उसके लिए जो बेहतरीन दुआ है ना, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सी। या अल्लाह, शैतान कत्ल का अल्लाह लेके आ रहा तब भी बचा, शैतान फूंकों से मारना चाहता है तो तब भी बचा, या अल्लाह शैतान वसवसों से मारना चाहता है तो तब भी बचा। ये दुआ दुनिया जो भी आदमी पढ़ता है, एक तो ये है कि उसका फोकस सही चीज पे रहता है, गलत फोकस से नहीं जाता। मसलन मेरा दिल होना तो ये चाहिए कि मैं अपने मुसलमान भाइयों से मोहब्बत करूं, चाहे जाए कि उनको कत्ल करने का, मैं अपने बेबी को कत्ल, भाई
तूने अपने बेबी को कत्ल क्यों करना है? अपनी ख्वाहिशात को और अपने ख्यालात को कत्ल करना। ख्यालात को कत्ल करेंगे अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। ये जो ख्याल को कत्ल करने की बेहतरीन दुआ। और एक बहुत ज़बरदस्त है, हत्ता कि ये है कि जिन जादू शैतान आपके सामने आ जाए ना, आप एक जुमला कह ले बस। हमारे लोगों को बात बताते खुद जिन होते हैं, वो दूसरों को जिन समझ रहे होते हैं। जी। तो औज़ु बिल्लाहि मिनका, औज़ु बिल्लाहि मिनका, अल्लाह के रसूल के सामने शैतान आए कहा गया नमाज की शक्ल में सामने। अल्लाह के रसूल की ये दुआ थी, औज़ु बिल्लाहि मिनका। ये दुआ पढ़ने से, और एक है रब्बी औज़ु बिका मिन हमादाति शयातिन औज़ु बिका रब्बी यादुरून, ना बेबरकती रहेगी, ना बदसकूनी रहेगी, ना इसी तरह कत्लो गारत के ख्यालात आएंगे, कोई किसी किस्म का नहीं। बस ये दुआ चलें, बिल्कुल आप उस पर महफूज ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कारी साहब, और बड़ी खूबसूरत दुआएं जो हैं आपने हमारे साथ शेयर की, हमारी ऑडियंस को सिखाएं भी, और आप इनको जनाब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर सीख भी सकते हैं। वक्त हुआ है यहाँ पर ब्रेक का। हेडलाइंस मुलाहिजा करें, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और एक अफसोसनाक वाक़े का जिक्र कर लेते हैं। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद पुलिस के ASP अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी का वाक़या सामने आया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ASP अदील अकबर को उनकी गाड़ी में ही गोली लगी। वो I-9 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से अपने दफ्तर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में ही ना उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर ही उनको फायरिंग हुई और उनको गोली लगी और वो जाम बहक हो गए। मगर पुलिस ज़राए का ये बताना है कि SP अदील अकबर ने सरीना चौक के करीब अपने गनमैन से पिस्तौल छीनकर खुद को ही गोली मार ली, और जब तशवीशनाक हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वो जानबर नहीं हो सके। SP अदील अकबर के करियर की बात करें तो वो इंतहाई बासलाहियत और मेहनती अफसर थे। उनका ताल्लुक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 46वें कॉमन से था। CSS में अपने बैच के टॉपर थे, और ज़राए के मुताबिक SP अदील अकबर अपने प्रोफेशनल करियर को लेकर शदीद डिप्रेशन में मुब्तला थे। 10 रोज़ पहले माहिर नफ्सियात से उन्होंने मुआयना भी करवाया था और इनका इलाज भी चल रहा था, और डॉक्टर ने उन्हें अस्लहा साथ रखने से मना किया था। ये भी बताया जा रहा है कि अदील अकबर को गुज़श्ता रोज़ डेंगी भी रिपोर्ट हुआ था, मगर डेंगी के बावजूद वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहे। जी, तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं इस्लामाबाद से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे नईम जंजुआ। उनसे जान लेते हैं कि ये वाक़या है क्या, कब पेश आया, कैसे पेश आया, और क्यों SP अदील अकबर की मौत से मुतालिक पुलिस तर्जुमान का मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहा है, जबकि ज़राए तो कुछ और कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, अगर बात की जाए कि ये वाक़या किस वक्त और कैसे पेश आया था, तो एक जो वायरलेस मैसेज है वो सर्कुलेट हुआ अचानक ही कि जो SP अदील अकबर हैं उन्होंने अपने आप को गोली मार ली है। इनके साथ इनका गनमैन था मुजम्मिल, और रीडर भी जो ऑपरेटर है वो भी इनके साथ ही था इनकी गाड़ी में। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है इसके करीब जो नाका है, ये वाक़या वहाँ का है, और ये तकरीबन 4 सवा 4 बजे के करीब जो है ये वायरलेस मैसेज जो है वो सर्कुलेट हुआ कि इन्होंने अपने आप को गोली मार ली है और इनको हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इसके बाद जो है वो चूँकि वाक़या बहुत बड़ा था, एक SP लेवल का जो ऑफिसर है उसके हवाले से कहा जा रहा था कि उन्होंने अपने आप को गोली मारी है। तो तमाम जो बड़े अफसरान थे, IG इस्लामाबाद, DIG, वो तमाम जो हैं वो फौरी तौर पर वो पिम्स भी पहुँच गए। इनकी डेड बॉडी जो है वो वहाँ पर लेके जाई गई। बताया ये गया कि सामने से जो है वो गोली लगी इनको, सर के ऊपर लगी। अब जो वाक़या उसके बाद IG ने रात को टॉक करते हुए बताया, उसमें उन्होंने कहा कि इनके गनमैन के पास, मुजम्मिल के पास वो गन थी और इन्होंने उससे गन मांगी थी, और मांगने के बाद उसको NSP किया, जो कहते हैं कि नॉर्मल सेफ्टी प्रिकॉशन इसको कहते हैं, कि जब भी कोई गन शन अपने हाथ में ली जाती है तो चेक किया जाता है कि चैम्बर में कोई गोली तो नहीं है। और उसको नॉर्मल अंदाज में अदील अकबर ने उसको चेक किया। तो IG इस्लामाबाद का ये कहना था कि अगर कोई शख्स अपने जहन में कोई अपने आप को या किसी को नुकसान पहुंचाने का अपने जहन में कोई इरादा रखता है तो वो NSP नहीं करता, बल्कि वो फौरी तौर पर उस पर रिएक्शन कर जाता है। ये उनका NSP करना जो है वो इस बात की तरफ इशारा है कि ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी उनका ये कहना था कि तीनों जो पहलू हैं उनके ऊपर तहकीकात की जा रही हैं जी, कि ये एक्सीडेंटल हो सकती है मौत, खुदकुशी का मामला है, या किसी ने इनको गोली मारी है।
ये तीनों चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर तहकीकात जारी हैं। जो मुजम्मिल शाह है जो उनके साथ था और उनका जो रीडर या ऑपरेटर था उनके साथ, उन दोनों को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया था। CIA के पास वो मौजूद है और उनसे 4 से 5 दफ़ा जो है वो क्वेश्चन आंसर किए गए हैं मुख्तलिफ औकात में और बारी बारी अलहदा करके उनसे क्वेश्चन किए गए हैं। अच्छा, नहीं, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया IG का जो मौक़िफ़ है उसका आपने जिक्र किया, तो सुसाइड के अलावा और कौन से पहलू हैं और कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन पर पुलिस जो है वो तहकीक कर रही है, तफ्तीश कर रही है, उनको निगलेक्ट नहीं कर रही? अच्छा देखिए, जिस तरह उन्होंने रात को बताया था कि 3 पहलू हैं कि एक तो ख़ुदकुशी का मामला जो है वो फौरी तौर पे चूँकि वायरलेस ही ऐसा चल गया कि SP ने अपने आप को खुद ही गोली मार ली, तो उस हवाले से जब ख़बरें शुरू में चली तो वो यही चली कि SP ने मुबैना तौर पर खुद अपने जो है वो सर पे गोली मार के ज़िंदगी का खात्मा किया है। तो फिर जब उसके बाद अफसरान वहाँ पे पहुँचे और हॉस्पिटल में जब उनका पोस्टमार्टम के लिए भी उनको लेके जाया गया, तलाल चौधरी भी वहाँ पे आए, IG भी आए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्सीडेंटल भी हो सकता है। बाज़ दफ़ा जो अफसरान हैं वो वेपन को चेक भी कर रहे होते हैं या उसको देख रहे होते हैं, तो उस वक्त भी गोली चल जाती है। अब NSP के हवाले से जो कहा है, तो उन्होंने कहा कि NSP उसी सूरत में किया जाता है कि जब बंदा नॉर्मल तरीके से सोच रहा हो या बैठा हो तो उस पर देखा जाता है कि चैम्बर में गोली तो नहीं है। उस हवाले से अदील अकबर ने जो है वो NSP किया अपने वेपन को और उस वक्त हो सकता है कि गोली चल गई हो। इनका जो मोबाइल फ़ोन है वो भी अभी लॉक है, उसके हवाले से भी जो है वो तहकीकात की जाएंगी। साथ ही साथ IG ने यह भी कहा कि इनका जो भाई है हसन, वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिस पे बंदा ये कहे कि वो कोई डिप्रेशन में थे बहुत ज़्यादा और इस तरह का कोई काम कर सकते हैं, लेकिन बातें जो है ये निकलती रही हैं कि उनको डेंगू भी था। यकीनन बातें भी निकल रही हैं और ये भी कहा जा रहा था कि वो अपने करियर को लेकर बहुत डिप्रेस थे और डिप्रेशन का शिकार थे और माहिर नफ्सियात से भी वो इलाज करवा रहे थे। इन खबरों में कितनी तस्दीक है? कल जो ख़बरें हम तक पहुंचती रही उसमें डेंगू भी था, उसमें ये भी था कि इनकी एक कोई इंक्वायरी चल रही थी, जो इनकी जो प्रमोशन है उसकी राह में रुकावट थी और इसीलिए जो है वो इन्होंने अपना तबादला जो है इस्लामाबाद के करवाया था और यहाँ पे वो आए थे और उसके बाद इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न B जाना था। इनकी जो इंक्वायरी चल रही थी IG इस्लामाबाद के मुताबिक वो इंक्वायरी में क्लियर हो गए थे और क्लियर होने के बाद इन्होंने वहाँ पर जाना भी था। अब वो जो है उसके बाद इनकी प्रमोशन होनी थी, लेकिन जब वो इस्लामाबाद आए बलूचिस्तान से तो इस्लामाबाद में चूँकि वो ASP थे, लेकिन इनकी शोल्डर प्रमोशन कर दी गई थी जो काफ़ी अरसे के बाद मिलती है लोगों को। लेकिन इनके साथ के जो अफसरान थे वो अभी ASP के ओहदे पर ही हैं, लेकिन इनकी शोल्डर प्रमोशन करके इनको SP इंडस्ट्रियल एरिया में लगाया गया था। अब ये तमाम बातें जो हैं ये कल होती रही हैं, लेकिन अब जब इसकी जो कमेटी बनाई गई है तहकीकाती कमेटी, वो इन तमाम पहलुओं के ऊपर जो है वो तहकीकात करेगी, तफ्तीश करेगी, उसके तो बाद ही अभी तक इब्तिदाई तहकीकात में क्या कुछ सामने आया है? गनमैन से कोई बात हो सकी, कोई फुटेजेस ऐसे सामने आ सकी जहां से कोई विजिबली चीजें पता लग सकें कि इनको वाकई डिप्रेशन था, खुदकुशी की गई है या कोई और सिनेरियो है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो नाका है उसके करीब जो CCTV जो कैमरे थे जो उनकी CCTV फुटेज हासिल की गई है। अफसरान के मुताबिक उनमें से ऐसी कोई चीज़ सामने वाज़िया नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वाक़या जो है वो गाड़ी के अंदर पेश आया तो उससे तो इनको मदद नहीं मिली। उसके बाद नहीं, आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं फुटेज में, साथ साथ हम ये फुटेज चला भी रहे हैं, सिल्वर कलर की ये गाड़ी है, जीप है। तो ये बताइएगा ये सरकारी गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी है और क्या यही वो गाड़ी है जिस पर उन्होंने खुदकुशी की? पोस्टमार्टम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं ये भी बता दीजिएगा। गाड़ी के अंदर ही खुदकुशी की थी इन्होंने और गाड़ी के अंदर ही वो मौजूद था और उससे जब गन मांगी थी, छीनने के हवाले से भी बातें होती रही, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उससे गन मांगी और NSP जो है उसको बाकायदा तौर पर किया गया। जो पोस्टमार्टम के हवाले से है वो इब्तदाई तौर पर जो बात आई है उसमें यह बताया गया कि भवों के दरमियान में जो है वो गोली लगी है और एक साइड से निकली है और वो उसने खोपड़ी को और उनके जो दिमाग को डैमेज किया है, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हुई है। अब तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट
रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें सारी बातें जो है वो क्लियर होंगी। साथ ही साथ जो कमेटी की जो तहकीकात है उसमें भी उन्होंने फाइनल कंक्लूजन तो देना ही है कि क्या क्या मामला थे, क्या क्या चीज़ें इनके साथ चल रही थी, इनकी प्रमोशन वाले मामला थे, इनकी छुट्टी वाले मामला थे, इनको जो डेंगू वाला जो मामला था उस हवाले से ये सारी जो चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, जो पता लगी हैं, उनके हवाले से ये कमेटी जो है वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर तहकीकात करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट मुरतब करके कमेटी इन तमाम चीज़ों पर तहकीकात करेगी और फिर कोई हतमी फैसला हो सकेगा। बहुत शुक्रिया नईम जंजुआ, आपने इस केस के हवाले से हमें बताया और यकीनन बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या है और इस तरह से एक बासलाहियत बंदा, ज़हीन बंदा अगर तो ख़ुदकुशी ही है तो बहुत ही अफसोसनाक बात है कि कोई ज़हनी दबाव था तो उसके हवाले से यकीनन ये देखिए कि उन्होंने अमेरिका में अप्लाई कर रखा था फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए और यहाँ से इनकी सुसाइड की ये खबर आई उनकी जान से जाने की और वहाँ पर उनका लेटर भी आ गया कि उन्हें जनाब वहाँ पर बुला लिया गया था। खैर बड़ा ही अफसोसनाक ये मामला है। इस खुदकुशी को लेकर इसके जो नफ्सियाती पहलू हैं उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। सर ये केस आपके सामने है, इससे पहले भी एक केस हुआ था कि जनूबी पंजाब में एक असिस्टेंट कमिश्नर था और शेरो शायरी से शगफ था, बड़ा ही काबिल इंसान था। आला तालीम याफ्ता जो ज़हीन लोग हैं, जो इतने ज़रखेज़ ज़हन है, कामयाब नौजवान अफसर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जैसा कदम कैसे उठा लेते हैं? क्या उनकी सोच चल रही होती है, क्या कैफियत होती है? देखें, गम होते हैं जहाँ जहानत होती है, दुनिया में हर शय की कीमत होती है। सो हमने देखा है कि बहुत सारे साइंसदान, शायर, अदीब, हाई अचीवर्स, उनका कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू चल रहा होता है। जिस तरह मैंने एक दफ़ा बड़ा डिटेल मजमून लिखा मीर तकी मीर पे, वो ही वॉज डायग्नोज्ड मेंटल हेल्थ पेशेंट एज वेल और वो दुनिया के सबसे बड़े शायर भी हैं। सो ये हमने देखना है कि इस केस में भी जो हमारे पुलिस ऑफिसर थे, ही वॉज अ हाई अचीवर और अभी लोग बात करें जी कितना नौजवान था, खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था और लोगों को ये समझ नहीं आती। मैं कल से लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह नौजवान खूबसूरत पढ़े लिखे मरीज़ की आंखें कमज़ोर हो सकती हैं, वो ऐनक लगा सकता है, उसको बुखार हो सकता है, इसी तरह उसको ज़हनी नफ्सियाती मसाइल भी हो सकते हैं। उनका आपके जवान होने, खूबसूरत होने, हाई अचीवर होने से आपकी कोई प्रिवेंटिव ये चीज़ें नहीं हैं जी। दूसरा जो चीज़ बार बार डिस्कस हो रही है, हम जब भी बात करते हैं, जो अपनी जान इंसान खुद लेता है कि जी उसको डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, उससे पहले याद रखें कई दफ़ा बहुत बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। अभी डेंगू में भी हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा न्यूरोट्रॉपिक वायरस बन के आ रहा है, इसके न्यूरोसाइकोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं। मैंने कई पेशेंट्स देखे हैं जो डेंगू के बाद सिवियर एंजाइटी में, डिप्रेशन में, सुसाइडल आइडिएशन के साथ, इस पे पेपर पब्लिश हो चुके हैं, आप गूगल पे भी लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। सो सम टाइम्स इट्स वेरी बायोलॉजिकल। कुछ वायरसेस होते हैं जो साइकोट्रॉपिक होते हैं, जो दिमाग में जाके आपको डिप्रेस करते हैं। सो ये देखना ज़रूरी है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर है, वो बड़ा शेर बहादुर है, बड़ा जवान है और उसको डेंगू हो इनके गया बारे है, में तो भी यही कहा जा रहा है कि इनको डेंगू था और डेंगू होने के बावजूद भी ये काम कर रहे थे, तो यही वजह भी हो सकती है कि दबाव का शिकार रहे वो। देखें, मुझे और आपको डेंगू हो, हम अस्पताल दाखिल हो जाएं, 2 हफ्ते की छुट्टियां ले लें, और एक पुलिस वाला, वो सिर्फ इसलिए कि पुलिस वाला है और इस्लामाबाद पुलिस में है, उसको डेंगू के बावजूद वर्दी पहन के काम पे आना पड़े, तो ये मुनासिब तो नहीं है ना। सो जो आप लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे वर्क को ग्लैमराइज करते हैं जी कि बुखार भी है तो हमने वर्दी पहन के काम पे जाना है, डेंगू भी है तो जाना है। सो एक तो इस फैक्टर को जहन में रखें, ठीक है। दूसरा, ही वॉज नोन केस ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज और वो किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखा भी रहे थे। सो हमारे यहाँ मैं इस प्लेटफॉर्म से बताऊंगा कि साइकाइट्रिस्ट को भी फर्दर ट्रेन होने की ज़रूरत है रिस्क असेसमेंट में। हमारी जो पाकिस्तान की ट्रेनिंग है साइकाइट्री की, उसमें रिस्क असेसमेंट पे थोड़ा सा कम जोर दिया जाता है। मैंने आयरलैंड में चूंकि ट्रेनिंग की हुई है, वहाँ पे रिस्क असेसमेंट ही असल साइकाइट्री है। हर वक्त हम रिस्क असेस कर रहे होते हैं, इस पेशेंट को डिस्चार्ज करना है या इसकी जॉब की नौयत ऐसी है। अब देखें, इनके पास गन्स थी, ज़ाहिर एक पुलिस के प्रोफेशन में है, पिस्टल हैं, राइफल्स हैं, तो इनके साइकाइट्रिस्ट को रिस्क असेसमेंट करके इनको ये बताना चाहिए था कि आपने वेपन से दूर रहना है, वेपन के करीब नहीं जाना। सो ये चीज़ भी हमने देखे। अभी हमारा ये प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन अरबाब इख्तियार को एक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करनी चाहिए। इनका फिजिकल पोस्टमार्टम तो होगा, तो सुसाइड के बाद हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करें, पिछले देखें 6 महीने में इनकी सोशल मीडिया पोस्ट क्या थी, इनके घर में क्या चल रहा था, काम पे क्या चल रहा था।
ये कोई जिस तरह आप एक केक बनाते हैं ना, तो केक में अंडे भी डलते हैं, दही भी डलता है, चीनी भी डलती है, तो वो फिर केक बनता है। तो इसी तरह जब इंसान यहाँ तक पहुँचता है तो कोई एक फैक्टर नहीं होता, एक फैक्टर नहीं होता। वो जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं वो हमें साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से पता चलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, शदीद जिस्मानी या फिर ज़हनी थकन इंसान के सोचने के ज़ाविये को किस हद तक मुतासिर करती है, और क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो इतना नाउमीद भी हो जाता है, उसे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, कि उसके बाद वो ये इंतहाई कदम उठा लेता है? काश मैं अपने अज़ादारों को बता सकता कैसा दुख था जिसे मौत से टाला मैंने। तो वो कहाँ तक आप पहुँचते हैं ये जानना, अभी हम सारे बात कर रहे हैं ना, हम ये समझ नहीं पाते। देखिए एक पूरा साइकिल होता है, मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था आपके प्लेटफॉर्म पे कि एक होता है यू स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस है, वो अच्छा स्ट्रेस था, मुझे आज टाइम पे यहाँ ले आया। जी। ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो वो डिस्ट्रेस हो जाएगा, डिस्ट्रेस पे बॉडी अलार्म बजाना शुरू करती है, आपको थकन सी रहती है, एक्स एंड पेन्स रहती हैं, किसी काम में दिल नहीं लगता। अगर आप तब भी नहीं रुकते फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आप बहुत काम कर रहे हैं, हर वक्त काम कर रहे हैं, इंसानी जिस्म को रेस्ट चाहिए, दिमाग को रेस्ट चाहिए। जब आप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स पे भी डॉक्टर के पास नहीं जाते, सेल्फ हेल्प नहीं करते, इलाज नहीं कराते, फिर रिस्क आता है, फिर आप अपनी जान लेने के। तो ये पूरा साइकिल है। आपका अपना जिस्म आपको बार बार अलार्म देता है कि ब्रेकें लगा लें, ब्रेकें लगा लें, ब्रेकें लगा लें। जब आप नहीं लगाते ब्रेकें तो फिर अंजाम अपनी जान लेना भी हो सकता है। उसामा, ये तो आपने बता दिया कि एक पूरा साइकिल होता है और फिर इस तरह से इंसान रिस्क में दाखिल होता है। अगर हम अदील की बात करें, अदील अकबर साहब की, तो जिस तरह से ये सारी सूरत हाल बनी, और यकीनन अभी तो कंफर्मेशन नहीं हुई है कि डेंगू का ही मसला था या वो डिप्रेशन का शिकार थे या क्या भी सिनेरियो था। अभी रिपोर्ट्स आएंगी, तहकीकात होंगी तो सब चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन जैसे आप डेंगू का बता रहे हैं, तो जितने भी वो पेशेंट जो डेंगू का इलाज करवा रहे हैं, इस मरहले से गुजर रहे हैं, उनके लिए क्या एहतियात ज़रूरी है और किस तरह से वो इस चीज से बच सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो जो बेसलाइन बीमारी है डेंगू, उसका इलाज करवाएं। ठीक है, आप अस्पताल में दाखिल होना है, दाखिल हों, रिपीटेड ब्लड टेस्ट होने हैं, ब्लड टेस्ट हों, आप अपनी हाइड्रेशन स्टेटस को अच्छा रखें। दूसरा, डेंगू और नो डेंगू, एक बात व्यूअर्स तक पहुंचाना जरूरी है। ह्यूमन बीइंग इज अबाउट कनेक्शंस, ह्यूमन बीइंग इज अबाउट सोशल सपोर्ट। हम बहुत बात कर रहे हैं कि वो क्या फैक्टर्स थे जो जान लेने तक लाए, हम वो बात नहीं कर रहे क्या फैक्टर्स हैं जो बचा सकते हैं, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या हैं। सोशल सपोर्ट और कनेक्शन सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव फैक्टर है। हमने कम्युनिटी में मिल के बैठना छोड़ दिया है, हमारे दोस्त नहीं होते हैं, हम गैदरिंग्स पे नहीं जाते हैं, हम अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ नहीं आते हैं। तो फिर जब ये मामला होगा, आप अपने कनेक्शंस तोड़ते जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आइसोलेट। दूसरा सोसाइटी बहुत सख्त हो चुकी है। सोसाइटी मेरे आप जैसे आम आदमी के लिए भी सख्त है, तो जो एक इस्लामाबाद पुलिस का सीनियर ऑफिसर है उसके लिए सोसाइटी, बाय सोसाइटी आई मीन एवरीबडी, उसके बॉसेस, गवर्नमेंट, लोग जो पुलिस को बुरा भला कहते हैं, पूरी सोसाइटी इतनी सख्त होके आती है कि फिर कई दफ़ा इंडिविजुअल के पास चारा ही नहीं बचता उस सोसाइटी की सख्ती को बर्दाश्त करने का। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें बहुत सारे, चूंकि हम जी कंप्लीट करें आप डॉक्टर साहब, उसके बाद मैं आपसे सवाल करता हूँ। जी, तो इसमें मैं ये बात जो करना, दो बातें करना चाह रहा हूँ कि एक तो हम कोई प्लान ऑफ एक्शन बनाएं, स्ट्रेटजी बनाएं। दूसरा, जो मैंने गोरों के मुल्क और हमारे मुल्क में ऐसे वाकयात के बाद डिफरेंस देखा है ना, कि गोरों के मुल्क में ये सेंसिटाइजेशन बहुत होती है, वो इसके बाद पॉलिसी मेकिंग करते हैं, किताबें खोलते हैं कि पूरे की पूरे सिस्टम में क्या क्या तब्दीली लानी है। हमारे यहाँ कुछ अरसे के लिए इंक्वायरी चलती है, गर्दन चाहिए होती है, ये कसूरवार था, उसको फंसा दिया जाता है, दोबारा फिर वही चलन शुरू हो जाता है। सो अब भी इट्स हाई टाइम कि मेंटल हेल्थ ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, मेंटल हेल्थ ऑफ सोसाइटी पे बात की जाए, चीज़ों को जल्दी पिक किया जाए और एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाए विद रिगार्ड्स टू मेंटल हेल्थ। बड़ी ज़बरदस्त आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं डॉक्टर उसामा, और बिल्कुल हुकूमत को इस पर गौर भी करना चाहिए। जिस तरह से आप रिस्क असेसमेंट की बात कर रहे थे, तो ये इतलात भी आ रही हैं कि उनके जो मौलिज थे, जिनसे वो अपना दिमागी इलाज भी करवा रहे थे, उनसे कंसल्ट भी कर रहे थे, उन्होंने भी इन्हें असलहा साथ ना रखने का मशवरा दिया था। और यही इस बात का सबूत है कि असलहा इनके पास नहीं था, बल्कि इनके साथ जो अमला था, इन्होंने उससे गन लेकर जो है वो यूज़ की है। ऐसे केसेस में आप क्या समझते हैं, मतलब अगर पता चल जाए कि कोई इस तरह का मेंटल प्रॉब्लम चल रहा है किसी अफसर के साथ या एहलकार के साथ, इदारे की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि हमारे यहाँ तो रवैया ही मुख्तलिफ है। तो पता चल जाए इदारे में, लोग छुपाते हैं, क्योंकि इदारे को पता चल गया तो आपको वो जो जिस सीट पर आप लगे हुए हैं वहाँ से हटा के जनाब आपको खुडे लाइन लगा दिया जाता है। देखिए उसकी वजह यह है, मैं फिर वही मिसाल दूंगा
कि आंख पे ऐनक लगाने को तो आप कमजोरी नहीं समझते, दिमागी और नफसियाती मसाइल को आप कमजोरी समझते हैं कि यार ये छोटी सी बातों पे तुम डिप्रेशन में आ गए हो, तुम अच्छे पुलिस वाले हो, तुम डिप्रेशन में आ गए हो, इस किस्म की बातें उनको सुननी पड़ती। दूसरा जो मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ ना, कि अगर मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने असेस किया है कि एक बंदा हाई पोजीशन पे है और उसके पास असलहा है और वो रिस्की है, तो मुझे उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करने का राइट होना चाहिए, मुझे इदारे को बताने का राइट होना चाहिए, मुझे उसको छुट्टी पे भेजने का राइट होना चाहिए। सो ये हमारे यहाँ जो मेंटल हेल्थ एक्ट अभी तक नहीं है, नेशनल एक्शन प्लान नहीं है, मेंटल हेल्थ पॉलिसी नहीं है, उसकी वजह से डॉक्टर उसामा लास्टली ये कहिएगा, जिस तरह से हम देखते हैं कि मोस्टली ऐसे केसेस आते हैं कि एम्प्लॉय राइट्स नहीं होते इदारों में, जिधर काम कर रहे होते हैं, काम का बहुत प्रेशर या दबाव होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे नौजवान हैं जो कि खुदकुशी करते हैं। तो ये जो इदारों में या जिधर काम कर रहे हैं वहां ऐसे राइट्स हों, उन हवाले से कितना काम करने की जरूरत है, इदारों को काम करने की कितनी जरूरत है? देखें, जो वर्क प्लेस है ना पाकिस्तान में, कोई भी वर्क प्लेस, वो चाहे अस्पताल है, चाहे पुलिस स्टेशन है, हो सकता है आपका चैनल भी, ये सारी वर्क प्लेसेस औरतों के ससुराल की तरह बिहेव करती हैं। इनको औरतों के मैके की तरह बिहेव करना चाहिए, इनको कंड्यूसिव होना चाहिए। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, जब मैंने आयरलैंड में अपना हॉस्पिटल ज्वाइन किया तो दूसरे दिन मेरी सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि अगले 6 महीने में आपकी 4 हफ्ते की छुट्टी है, आज बता दें आपने कब छुट्टी पे जाना है। उसको मैंने कहा जी हमारे मुल्क में जब काम ज्वाइन करते हैं तो काम की बात होती है, छुट्टी की नहीं होती। उसने कहा जी हम काम रिलैक्स होके करते हैं, तो आप रिलैक्स होके काम करें, छुट्टी की बात करें। तो हमारे मुल्क में जब आप छुट्टी की बात करें, आप छुट्टी कहते हैं, आप रीजन बताएं जी क्यों जाना है, और अगर आप ये रीजन बताएं कि जी मैंने अपनी वेल बीइंग के लिए जाना है, तो लोग आपको ऐसे घूरेंगे जैसे आप वाकई नफसियाती मरीज हैं। को दोबारा मारना पड़ता है छुट्टी के लिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो इसलिए ये हमें देखना पड़ेगा कि काम करने को ग्लैमराइज मत करें, काम को जितना काम है उतना ही करने को ग्लैमराइज करें। और जो मैंने कनेक्शंस की बात की है, हम सारों को ट्रेन होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द लोगों के अगर बिहेवियर्स बदल रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रही है, तो उसका हाथ पकड़ के उसको कहा जाए सबसे पहले कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और अगर आपके पास में नहीं है तो आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूं। जबरदस्त, तो सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है, ये कल्चर आम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा, वक्त की किल्लत है और यकीनन ऐसी है कि जिस पे अमल दरामद करने की भी जरूरत है और जानने की भी जरूरत है, अवेयरनेस फैलाने की भी जरूरत है कि एज अ सोसाइटी हमें किस तरह से डील करना चाहिए इस तरह के लोगों को, और किसी के लिए मुश्किलात ना ही इतनी पैदा करें कि वो इतना डिप्रेस हो जाए कि और ऐसे केसेस जब आम सामने आते हैं ना, तो हमें फिर कोई 2-4 और केसेस का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो चंद माह बाद आए या साल बाद आए। आपको देखना चाहिए कि ये मसाइल क्या हैं, वजूहात क्या हैं, और उसके बाद आपको अपनी नई पॉलिसी बनाने की जरूरत है महकमों के अंदर भी, ताकि इस तरह के जो अफसोसनाक वाकयात हैं वो पेश ना आ सके। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। आजकल अगर आपके फ़ोन पर कोई अजनबी नंबर से कॉल आए या कोई ये कहे कि आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने हैं या कोई कोड शेयर करने का कहे, तो फ़ौरन मोहतात हो जाएं, क्योंकि साइबर फ्रॉड करने वाला जो गिरोह है अब हर जगह मुतहरिक नजर आ रहा है और मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि ये पंजे गाड़ता हुआ नजर आ रहा है। साइबर क्राइम अब सिर्फ आम शहरियों तक महदूद नहीं रहा, अब तो अरकान असम्बली तक भी जो हैं वो महफूज नहीं है। इस हवाले से हैरान कुन तौर पर रुकने कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर निगहत शकील के साथ भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, आज उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। और उज़ैर, मुझे भी इस तरह की कॉल्स आ रही थी। बस हम में से मेरा ख्याल है कोई ऐसा नहीं है जिसको इस तरह की कॉल्स या मैसेजेस ना आए और रब्ता करने की कोशिश की जाती है। नौसर बाज़ों ने खुद को सरकारी अफसर जाहिर किया उस केस में और एक वेरिफिकेशन कोड मांगा और फिर उसको इस्तेमाल करते हुए उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया, जिसके बाद उनके अजीज़ों और रिश्तेदारों और राब्ताकारों से तकरीबन 15 लाख रुपए बटोरे। मुल्क में बढ़ते हुए साइबर क्राइम के पीछे असल वजूहात क्या हैं और अवाम अपनी डिजिटल सिक्योरिटी को कैसे महफूज बना सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं साइबर क्राइम के मुतासर रुकने असम्बली डॉक्टर निगहत शकील साहिबा, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं साइबर क्राइम एक्सपर्ट मियां अहमद बासित जो कि स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर निगहत से बात कर लेते हैं और उनसे ही जान लेते हैं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया। डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा ये वाक़या कब और किस तरह से पेश आया और आपको इल्म कब हुआ कि 15 लाख रुपए जो हैं आपके रिश्तेदारों अजीज़ व अकारिब से आपके नाम पर लिए जा चुके हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में बुलाने का। एक्चुअली हुआ ये था कि इतवार का दिन था और मैं ज़ाहिर है सुबह 9 बजे थोड़ा सा सभी रिलैक्स करते हैं, देर से उठते हैं, लेकिन बहरहाल 9 साढ़े 9 के दरमियान मुझे कॉल्स आ रही थी। मैंने ये कॉल्स डिस्कनेक्ट भी की क्योंकि बहुत मरतबा आपको जैसा आप बता रहे हैं कि कॉल्स आती हैं और अननोन नंबर से आती हैं,
तो हम लोग नहीं अटेंड करते। और बीइंग नेशनल मेंबर नेशनल असेंबली, बहुत मर्तबा हमें लोग कॉल करते हैं अपनी मदद के लिए भी ना, तो कभी हमें अटेंड भी करनी पड़ जाती है। तो इसी तरह मैंने भी वो कॉल 1-2 मर्तबा डिस्कनेक्ट करके फिर जब ली तो उन्होंने मुझे बताया कि वो पीएमडीसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करना चाहते हैं। अच्छा होता ये है कि हमारी जब नेशनल हेल्थ कमेटी की मीटिंग होती है तो हमारे पास कुछ वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो कि हम स्टडी कर लें, और फिर नेक्स्ट डे मंडे को मेरी हेल्थ कमेटी की मीटिंग थी, मुझे इस्लामाबाद जाना था, तो उस हवाले से फिर आपका जहन भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना। तो 2-3 मरतबा जब मैंने डिस्कनेक्ट किया और फिर भी वो करे जा रहा, तो मुझे जहन में यही आया कि शायद हो सकता है पेपर्स ही देने हो, तो उस चक्कर में ये थोड़ी सी मेरे से गड़बड़ हो गई है। और मुझे पता थोड़ी देर में ही चल गया था, क्योंकि मैंने मतलब बैक ऑफ द माइंड होता है शायद कुछ गलत हो गया, तो फिर जैसे ही मैंने अपना व्हाट्सएप खोला तो मेरा व्हाट्सएप हैक हो चुका था। और उसके कुछ देर बाद फिर मेरे अपने जो कोलीग्स और मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली थी उसने मुझे कॉल करना शुरू किया, क्योंकि वो मैसेजेस में यही बता रहा था कि इमरजेंसी है और फौरन मुझे अर्जेंट पैसों की नीड है। तो वो सब परेशान हो रहे थे कि यकीनन निगर साहिबा इस तरह की कंफ्यूजन हो ही जाती है, और जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी अदा कर रहा हो उससे रब्ता करने वाले लोगों की भी उतनी ही तादाद होती है और कंफ्यूजन भी हो जाती है। आपने बताया कि कॉल करने वाले खुद को सरकारी इदारे का नुमाइंदा भी जाहिर कर रहे थे, तो क्या कॉल या गुफ्तगू के अंदाज से आपको आइडिया हुआ कि ये कोई फ्रॉडिया हो सकता है? नहीं, सरकारी इदारे का नुमाइंदा नहीं जाहिर किया था उन्होंने, नहीं बिल्कुल नहीं हुआ था। अगर फ्रॉडिया मुझे जरा भी पता चलता तो मैं तो फिर उसकी कॉल दोबारा लेती भी नहीं। लेकिन ये था कि वो मुझे बहुत क्लियरली कह रहा था कि पीएमडीसी के डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने हैं। तो वो सरकारी इदारे के नहीं होते, पीएमडीसी के डॉक्यूमेंट्स टीसीएस से भी आते हैं हमारे पास और रेगुलर कोई डिलीवर भी करता है। तो ये कोई पहली मर्तबा नहीं था, कई मर्तबा हमारे पास आ चुके हैं इस तरह के डॉक्यूमेंट्स। तो बस उस कंफ्यूजन में ये प्रॉब्लम हो गई। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इस पे जो मैं जो चीज़ देख रहा हूँ कि मतलब उन्हें पता था कि आपका लिंक किस चीज़ से है, आप कहाँ पे सर्व कर रही हैं, मेडिकल से रेलिवेंट है, आप उससे रिलेटेड हैं, तो उन्होंने उसी का नुमाइंदा बन के आपकी कॉल की। तो इसका मतलब है आपका जो डेटा था वो पहले से हैक हो चुका था, आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो कहीं ना कहीं से लीक आउट हुई थी या कहीं बेची गई थी, जिसके बाद उन्हें पता था और उन्होंने वो जो तीर था वो बिल्कुल अपने हदफ पे मारा। जी, आप सही कह रहे हैं। मैं इस बात का बार बार जिक्र भी कर चुकी हूँ कि हम जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, हमारी इंफॉर्मेशन नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे होती है। हम कौन सी कमिटीज में हैं, या फिर हमारा टेलीफोन नंबर, इवन बहुत सारे जगहों पे तो एड्रेसेस भी हमारे मौजूद होते हैं। तो इंफॉर्मेशन कहीं से भी लेना मुश्किल काम नहीं है। और आजकल आपको पता है जिस तरह डिजिटली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एडवांसमेंट आ रही है, इसी तरह उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो बस मैं मुझे और भी मेंबर्स का पता चला कि उनके भी अकाउंट्स हैक हुए थे, लेकिन शायद उन्होंने मुनासिब नहीं समझा इसको बताना। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए लोगों को बता रही हूँ ताकि लोग ज़्यादा मुहतात हो जाएं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी ज़्यादा मुहतात हो जाएं। और ये किसी के भी साथ हो सकता है, किसी के भी साथ कहीं भी हो सकता है, क्योंकि उनको दिमागों से खेलने का फन आता है, वो बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। और निगर साहिबा, ये किसी के साथ भी हो सकता है, और जब आपके साथ हुआ तो आपने पहला कदम क्या उठाया और आपको बैंक्स की तरफ से फिर ताउन मिल सका? किस तरह से आपने कंप्लेंट्स की आगे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है उस पर जाके अपनी कंप्लेन डाल दी थी। संडे के ही रोज मैंने सुबह में ये काम कर दिया था, और उसके बाद फिर व्हाट्सएप वालों को भी एक ईमेल कर दी थी कि इस तरह मेरा अकाउंट हैक हो गया है। अच्छा, फिर ये हुआ कि वो जो हैकर था उसने बहुत सारे लोगों को अपने अकाउंट नंबर्स भी शेयर किए हैं, जो कि 2 निजी बैंक्स हैं, उनके अकाउंट नंबर्स हैं। मैंने फिर जब मैं मंडे को इस्लामाबाद में, तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला था, ना FIA के ऑफिस से मिला मुझे, ना NCCIA के ऑफिस से मिला। उन्होंने तो सिंपली मुझे ये कह दिया कि आपका ये कराची का केस है, आप कराची जाके कंप्लेन करिए। दोनों जगह पे DGs मौजूद नहीं थे, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। और मैं फिर एक्सपेक्ट कर रही थी कि बीइंग मेंबर पार्लियामेंट में शायद वो मुझे कर्टेसी कॉल करें। मसरूफ होते हैं, यकीनन मसरूफ होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, लेकिन एक कर्टेसी कॉल तो कर ही सकते हैं कि डॉक्टर साहब हम आपके उसको देख रहे हैं कंप्लेन को, और जो भी हेल्प हो सकेगी करेंगे। वो कोई कॉल नहीं आई। कल मेरे पास एक कॉल आई, फिर मैं यहाँ गई थी FIA के ऑफिस कराची में, तो वहाँ पे जाके मैंने अपनी कंप्लेन फाइल की, और फिर मैंने उनसे बताया कि मैंने संडे को कंप्लेन अपनी फाइल कर दी थी।
तो उन्होंने मुझे बताया, उनके मुंह से शब्द गलती से निकला या क्या कि उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उनका पोर्टल काम नहीं कर रहा है। फिर मैंने कहा ये पोर्टल कब से काम नहीं कर रहा, तो पता चला कि ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक से काम नहीं कर रहा और कल तक भी नहीं कर रहा था। अब मुझे नहीं पता कि आज फिक्स हुआ। देखिए पोर्टल फिक्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे ज़्यादा मायूसी की बात यह है कि पता नहीं कितने हज़ारों लोग अब तक उनकी वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट्स कर चुके होंगे, लेकिन उनकी कंप्लेन का कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है कि वो कंप्लेन तो उन तक पहुंची नहीं है। FIA वालों को पता ही नहीं है कि कौन सी कंप्लेंट्स हैं। तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है और मेरा ख्याल में इदारों को अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए और इतना साहिबा आप तो इतनी वेल नोन है। पर्सनैलिटी भी हैं, अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो आम आवाम को कितने मसाइल का सामना होगा जब उनके साथ ऐसा वाकया हो जाए, तो वो तो रुल ले जाएंगे। तो यकीनन इस तरह की चीज़ों पर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। कुछ जगहों पर तो ये बहुत मुतहरिक हो जाते हैं, इतने मुतहरिक हो जाते हैं कि एंड दर्जे तक जाकर चीज़ें निकलवानी होती हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो फ़ौरन से आपने कंप्लेन भी की और जिस तरह से आपने बताया कि पहला कदम ही आपने ये उठाया, तो ये तो बड़ी मायूसी की बात है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मतलब मैंने अपने कुछ कोलीग्स से कहा था तो वो कहने लगे इनके साथ पता नहीं मुझे शेयर करना चाहिए नहीं, लेकिन जरा हम तो चाहते हैं आप शेयर करें से बात करो तो फिर ये सही रहते हैं। लेकिन बहरहाल हमारा मतलब मेरा वो अंदाज नहीं है, मैं इस तरह कर नहीं सकती। लेकिन 27 या 29 तक इंशाल्लाह हमारा सेशन होगा तो मैं ज़रूर फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात करूँगी कि जब हमारे साथ इस तरह होता है तो आम आदमी को तो वहाँ पे रसाई हो ही नहीं सकती है। जिस तरह का वहाँ पे रवैया है, जिस तरह का वहाँ पे एक डेड बिल्कुल एनवायरनमेंट है कि मैं ऊपर जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ, मैं इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ, मैं 3rd फ्लोर पे गई, उन्होंने कहा 2nd पे जाइए, मैं 2nd पे गई, फिर वहाँ पे कहना उस कमरे में जाइए। फिर मैं थोड़ा सा अपनी आवाज़ रेज की, मैंने कहा क्या तरीका है और मुझे अपनी कंप्लेन यहाँ पे करवानी है, मैं यहाँ खेलने या यहाँ पे डोर टू डोर जाने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे कोई प्रॉपर बताइए जिससे मैं कंप्लेन करूँ। तब फिर वो एक साहब आके बैठे थे। तो आप ये देखिए ना, मैं बार बार सबको यही बता रही हूँ कि अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो फिर दूसरे जो आम आवाम है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब डॉक्टर साहब आपके पैसे क्या उन्होंने रिकवर करवा के देने थे? मतलब आपको उन्होंने इंसाफ क्या देना था? वो तो किसी को तसल्ली देने को भी राजी नहीं है वहाँ पर, और चाहे वो रुकने कौमी असम्बली क्यों ना हो, तो फिर आम आदमी के साथ क्या बीतती है इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। डॉक्टर साहब आप बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बिल्कुल आप जो है कौमी असम्बली आपके पास मौजूद है, मीडिया का प्लेटफॉर्म आपके पास है, आप आवाज़ उठाएं ताकि और जो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस तरह की कॉल्स आ रही हैं वो इससे बच सकें, क्योंकि मेरा ख्याल है बचना ही इस पे है, क्योंकि बाद में तो कुछ नहीं हो सकता। बाद में जो रवैया इख्तियार किया जाता है वो डॉक्टर साहब बयान उनके साथ हो रहा है तो फिर आम आदमी के साथ अगर हो जाता है तो उसके यानी कि पैसे रिकवर करते करते उसकी तो जिंदगी की जमा पूंजी एक तो चली गई, फिर वो रिकवर करते करते ये बस इदारों के जो है दरवाजों पे जाके धक्के खाता रहेगा। तो और फिर आपको भी इस तरह की वो सिचुएशन में डाल देते हैं ना कि आप कसूरवार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता नहीं था, आपने क्या कर दिया, तो बंदा कहता है यार शायद मेरी गलती थी, वो इस तरह से आपको फेल करवाते हैं। तो साइबर क्राइम एक्सपर्ट जो हैं अहमद बासित वो स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और सारी गुफ्तगू आपने सुनी भी होगी डॉक्टर साहिबा की। किस तरह से इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं इनको रोका जा सकता है? डॉक्टर साहिबा जो हैं आप इंतहाई पढ़ी लिखी हैं और सारी चीज़ों की समझ बूझ रखती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि हैकर्स जो उन्होंने बात की बड़ी ज़बरदस्ती के माइंड्स के साथ वो खेल रहे हैं, साइकोलॉजी के साथ बिल्कुल इसी तरह ही है। असल में अभी तक 2024 में लास्टली इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि जी 1400 प्लस जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, वो कंप्रोमाइज हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम इज़ दिस के इनके साथ जो प्रॉब्लम फेस हुई है इसको हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। और किसी भी लिंक के ऊपर व्हाट्सएप लिंक आ जाता है आपके पास, किसी भी PDF की सूरत में आ सकता है, किसी भी सूरत में जब आपके पास लिंक आता है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो दैट शिट वो पीछे से आपका जो अकाउंट है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये साथ साथ चलती जा रही है। ये जितनी भी ऐप्स इंस्टॉल हो रही हैं, ठीक है, डिफरेंट मेलवेयर्स इंजेक्ट कर दिए जाते हैं आपके मोबाइल के ऊपर, ठीक है। अब इसी तरह वक्त के साथ साथ चीज़ें क्या बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान के अंदर FIA डिपार्टमेंट है, बट उसमें जो हमारा एक लो लेवल का पर्सन है या इंटरमीडिएट भी है, वो हाँ जी वो प्रॉपरली उसको उस तरह से अगर आप 24 आवर्स के अंदर उसको तो रिकवर करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, अदरवाइज वहाँ तक नहीं जाया जा सकता प्रॉपरली ना, रिकवर नहीं हो सकता वो, ठीक है। लेकिन
इसके अंदर ऐसा भी है कि जो पेमेंट्स वगैरह का मेथड्स होता है ना, ये क्रिप्टो के जरिए वो बेसिकली जो है ना मंगवा रहे होते हैं और उसी के जरिए आगे लेके चल रहे होते हैं इसको। अच्छा अहमद, जो भी ये सारा सिनेरियो है, इससे बचना तो ऐसे जैसे नामुमकिन ही नजर आ रहा है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान में शराफंदगी का क्या कोई ना कोई लिंक आप क्लिक कर ही लेते हैं, कोई ना कोई लिंक है, इंग्लिश में है, कोई जिसको नहीं पढ़नी आती उसको क्या पता लिंक ओपन करना है नहीं करना, वो कैसे बच सकता है? इसके अंदर बेसिकली लोगों को अक्सर औकात लिंक्स आते हैं, दैट्स योर बम्पर ऑफर और इस तरह की कहा जाता है कि जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की जानिब से या इसकी जानिब से या उसकी जानिब से या पॉन्जी स्कीम्स के नाम से, ठीक है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ, ठीक है। तो वो प्रॉपरली आपको लिंक्स भेजते हैं। जैसे ही आप उन लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद होता क्या है कि आपका पीछे से व्हाट्सएप कंप्रोमाइज हो जाता है या आपके पास डिफरेंट डाटा जो होता है वो कंप्रोमाइज होकर उस बंदे के पास सर्वर के ऊपर हिट हो जाता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो हमने एक्टिव की होती है उसके बावजूद ही हो जाता है। अच्छा, वो अक्सर औकात 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन एक्टिव होने के पहले आपने एक पिन होता है 6 डिजिट का, वो भी आपने प्रॉपरली फिंगरप्रिंट वगैरह, अक्सर औकात बीवियां या बाकी लोग यही कहते हैं कि भाई फिंगरप्रिंट नहीं लगाना, नंबर नहीं लगाना, ये नहीं लगाना, पासवर्ड लगाना, लेकिन लगाना जरूरी है। अच्छा, हमको बताना चाहिए और लगाना जरूरी है। नहीं तो कुछ बीवियां ऐसी होती है, उन्होंने कहा होता है हमारा भी फेस स्कैन करो ताकि मैं भी ओपन कर सकूं। क्या वजह लगाना जरूरी है? अच्छा, लगाना जरूरी है कि ताकि वो आपकी असल में जो फैक्टराइजेशन होती है वो 2 तरह से हो रही होती है। एक आपकी फिंगरप्रिंट से हो रही है, दूसरी आपकी ईमेल से भी हो रही है, देन आप ओटीपी तक जाते हैं। अब ओटीपी भी कंप्रोमाइज हो जाता है। वो इस तरह से होता है कि आपकी साइकी के साथ वो प्ले करते हैं। लुक लाइक ओटीपी सिर्फ मैसेज की सूरत में नहीं आता, वो कॉल की सूरत में भी आता है, ठीक है। कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक यूज़ की जाती है। मैं कहूँगी कि आप अपना मेरे पास मोबाइल फ़ोन दे, मैंने एक कॉल करनी है, ठीक है, मैं उसको कॉल फॉरवर्डिंग लगाऊंगा, ठीक है। वो जो जितनी भी कॉल जाएंगी, ओटीपी की है या चाहे किसी बैंक की है, वो मेरे पास आना शुरू हो जाएंगे। लुक लाइक डाइवर्ट हो जाएंगी कॉल, सिम स्वैपिंग हो रही है, ठीक है। इस तरह के तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इस तरह से अटैक परफॉर्म हो रही है। अच्छा, व्हाट्सएप को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं? अच्छा, इसी के अंदर अगर आप 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगाते हैं, मैं इसको कहता हूँ ABC डिजिटल रूल हमारे नाजरीन के लिए, ताकि वो आसानी से याद रख सकें। A मीन्स ऑलवेज इनेबल 2FA, मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन विद ईमेल एंड कॉल्स। उसके बाद B से मुराद होता है कि आपने हमेशा बैकअप को इंक्रिप्शन के अंदर रखना है, ठीक है। जितना भी आपका फॉर एग्जांपल आपका गूगल ड्राइव है उसके साथ लिंक ना हो, चीज़ें ना हो। हम अक्सर औकात कह देते हैं कि ऑटो हमारे पास कोई फाइल जो है, जैसे व्हाट्सएप हमारा वाईफाई से या डाटा से कनेक्ट हो तो वो ऑटो फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाए, तो ये काम नहीं करना हम लोगों ने, ठीक है। इंक्रिप्शन करनी है। उसके बाद C मीन्स क्लिक वेरी रिस्पॉन्सिबली, ठीक है। ये ना हो कि आप किसी भी लिंक को समझें कि ये मेरे दोस्त का है, मेरे भाई का है, किसी का है, ठीक है, क्योंकि लाइल में एक्सक्यूज नहीं होती है। अच्छा बासित, ये बताएं कि आपने इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे होंगे, अभी निगत साहिबा का भी आपने केस देखा। जो बैंक अकाउंट्स दिए जाते हैं, तो बिटकॉइन में होना वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो बैंक अकाउंट्स दिए जाते हैं, पाकिस्तान के बैंक अकाउंट है, मतलब उनके अपने शहर में उसकी ब्रांचेस हैं, जी जी, ये जो जिसके नाम पर अकाउंट होता है उनको किस तरह से ट्रेस किया जा सकता है, या ये फिर जाली अकाउंट्स होते हैं जो बनवाए जाते हैं, जी जी, मतलब अनपढ़ लोगों के आईडी कार्ड पर, क्या तरीका होता है? अच्छा, मिस निगत के साथ जो मामला हुआ है ना, इनकी पहले इन्फॉर्मेशन को गैदर किया गया। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जो होता है ना, ये पहला प्रोसेस होता है। ये सबसे पहले इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से, बाकी चीज़ों से इनकी इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। फिर जो वीक पॉइंट होता है वहाँ पर इनको टारगेट किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इनको खुद आइडिया भी होना चाहिए चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है, और हुकूमत को भी, चैनल्स तो अवेयर कर ही रहे हैं, लेकिन हुकूमत को भी इसकी अवेयरनेस की तरफ ख्याल करना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, लाइक लुक लाइक मैं तो ये बात करता हूँ कि सिलेबस का एक प्रॉपर इसका हिस्सा होना चाहिए। इनके पास हर किसी का कहीं ना कहीं इनके पास नॉलेज होता है, डेटा अच्छा होता हम है। खुद देते हैं। अच्छा, हम कहते हैं आज हम सुनो टीवी पे हैं जी, सोशल मीडिया पे अपलोडिंग, ठीक है। तो वो जो बैंक अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि ये इदारे वहां तक पहुंचते हैं, उन्हें ट्रेस कर पाते हैं कि ये अकाउंट किसके नाम पर है? अच्छा, बैंक तो मालूमात दे देता है इदारों को। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो इनकी प्राइसिंग हो रही होती है, डार्क वेब पे सेल हो रही होती है प्रॉपर्ली वाया बिटकॉइन या डिफरेंट करेंसी जो क्रिप्टो होती है, क्रिप्टो को ट्रेस नहीं कर सकते, पहली चीज, ठीक है। क्योंकि ये AF कैपिटल AF स्मॉल के अंदर 0 से 9 की क्रिप्टोग्राफी एक हैश एड्रेस होता है जिसके अंदर ये प्रॉपर काम चल रहा होता है, तो वो एड्रेस क्या ट्रेस होगा, ठीक है। सेकंड, डॉक्टर साहिबा का ये कहना है कि वो पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स है। जी जी, हाँ, पाकिस्तान के अब इसके अंदर गिफ्टिंग हो सकती है, ठीक है। गिफ्टिंग के मामलात के जरिए उसको जो है इंटरनेशनल गिफ्टिंग होगी, इंटरनेशनल कोई भी चीज़ परचेज कर लेते हैं, ठीक है, तो वो एक एड्रेस पे मंगवा ली जाती है, तो ये सिनेरियो चलता है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट किसी बैंक अकाउंट पे जाके नहीं निकलवा रहे होते, लुक लाइक जैज़ कैश या किसी भी जगह पर जाके नहीं कर रहे होते। अब ये तो OTPs तो कॉल्स के ऊपर मैंने आपको बताया ना कि हो जाते हैं। अभी मैंने आपको कॉल की है, मैंने कहा जी कि आपका, मेरा बासित उसमें ये कहना है, मेरा नुक्ता ये है जी जी, जिनके नाम पे अकाउंट है उनकी तो डिटेल देखिए, अकाउंट ऐसे तो नहीं खुल जाता, बिल्कुल आप नाक की लकीरें निकलवा देते हैं, आम बंदा जाए अकाउंट खुलवाने, तो बिल्कुल ऐसे ठीक है। जिसके पास कोई पे स्लिप नहीं है या कोई इस तरह की चीजें नहीं है, इस बारे में बहुत सी बात भी हो चुकी है, आर्टिस्टों के नहीं खोलते अकाउंट, बिल्कुल
तो उनका तो पता चल सकता है ना, उनका डेटा तो जी बैंक के बिल्कुल, पास होता उनका है, ये पता हासिल चल किया सकता जा सकता है। हल की तरफ तो आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, उनका पता चल सकता है। और ऐसा ना हो कि आपकी सिम या आपके फिंगरप्रिंट किसी और के हों और जाके वो कंप्रोमाइज किए हों और उसके ऊपर जायज़ कैश अकाउंट चल रहा हो। ठीक है, अभी भी डाटा जो है कई तरह का डाटा लीक आउट हो रहा है। ठीक है, हमारे फिंगरप्रिंट्स का डाटा लीक आउट हो रहा है, हमारा डाटा लीक आउट हो रहा होता है। ठीक है, आजकल कॉल्स भी आ रही हैं डेटा के हवाले से, कल डाटा के हवाले से बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम किसी जगह पे जा रहे होते हैं, हम खुद उनको किसी रेस्टोरेंट पे अपना आईडी कार्ड या नंबर या नेम या किसी भी एंगल से आपको कोई डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक आपने पॉइंट रूट दे दिया ना, तो उन्होंने आगे ट्री खुद ही बना लेना उसका। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बातें तो खुफिया रखते ही हैं, मतलब नीयत भी अपनी खुफिया रखे लोगों से। थैंक यू सो मच बासित। और बिल्कुल इसमें एहतियाती जो है जनाब वही जरूरी है, जो हमें समझ आया अभी तक। क्योंकि अगर उनको एक लिंक मिल गया तो सोचें सारी आपकी जो मोबाइल है डाटा आपका लीक होने ही वाला है। हाँ, और जिम्मेदारी यहाँ पे भी आपके कंधों पे ही है, आपने खुद ही हिफाजत करनी है। ये मत सोचिएगा कि कोई और जो है कंप्लेन करने पे मुतहर्रिक होगा, आपकी जो जमा पूंजी लुट गई है वो आप तक वापस पहुंचाएगा, ऐसा अभी मुमकिन नजर नहीं आ रहा। बहुत सी चीज़ें जो हैं अभी इदारों को भी अपने अंदर जो है वो पैदा करनी है और बहुत सारा सिस्टम जो है वो अपनाना है, लेकर आनी है। जी, तो इसी मैसेज के साथ हम ब्रेक पर भी चलते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से आपके प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सोना और चांदी दो कीमती धातें जिनकी चमक कभी मद्धम नहीं पड़ती। 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 4,39,500 रुपये है, जबकि चांदी की फी तोला कीमत 5,180 रुपये है। मगर आज के दौर में इनकी कीमतें रोज़ बदलती नजर आ रही हैं। कभी सोना ऊपर जाता है तो कभी चांदी सबको हैरान करती है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ चंद महीनों के अंदर अंदर हालिया जो सोने की कीमत है ये 60% तक बढ़ी है, ऊपर गई। और सवाल ये है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतें मजीद बढ़ेंगी या कम होंगी, और चांदी की कीमत में हालिया इजाफा क्यों हो रहा है। इसके साथ साथ ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आम लोग जब सोना खरीदें या बेचें तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इन सब पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद मारूफ ज्वेलर फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों में सोने की कीमत है कुछ कमी भी आई है, और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्तों में बहुत बढ़ भी सकती है कीमत। तो क्या सूरत हाल होने वाली, क्या इम्कानात हैं? जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो, इट्स एन ऑनर। बिल्कुल ऐसे ही है कि गोल्ड प्राइसेस जो है ना आगे फ्यूचर में दे आर गोइंग टू एन अनएक्सपेक्टेड लेवल। मतलब 1 मिलियन क्रॉस भी कर सकता है फी तोला पर तोला। यस, अगर आप अभी देखें अभी ये अराउंड $4,100 पे ट्रेडिंग हो रही है, और इसकी जो आगे प्रेडिक्शन है विद इन फ्यू मंथ्स 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में $5,000 है, यानी कि 5.5 लाख रुपया बनेगा अगर हम इसको कन्वर्ट करें तोलों में। तो ये ऊपर जाता जा रहा है दिन ब दिन, और इसकी एक मेन रीज़न है कि ग्लोबली जो बिग प्लेयर्स हैं जैसे चाइना, रशिया, इंडिया, दे आर इन्वॉल्व्ड इन दिस होल थिंग बिकॉज वो गोल्ड बाइंग कर रहे हैं पिछले चंद महीनों से। और आगे ये होना है कि उन्होंने जो इस पूरे प्रोसेस को लेके चलना है, करेंसी चेंज करनी है उन्होंने। बहुत बिग इसमें एक गेम हो रही है, ब्रिक्स आ रहा है। ब्रिक्स जो है वो अपनी करेंसी लेके आ रहा है अगेंस्ट डॉलर, और उन्होंने गोल्ड रिजर्व रखने हैं चाइना ने और इंडिया ने उसके अगेंस्ट इतने कि वो डॉलर को compete कर सकें। दैट्स वाई वो चाइना गोल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैसल साहब, ये भी हम सुन रहे थे कि कुछ आलमी इदारे जो हैं, ये तो आपने कंट्रीज़ के बताया, कुछ आलमी इदारे हैं वो भी धड़ाधड़ बाइंग कर रहे हैं। उनके क्या मकासद हैं और क्या उनकी वजह से भी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक हुई है? जी देखें, आलमी इदारों में सबसे पहले तो USA रिज़र्व्स है ना, उसके सबसे ज़्यादा रिज़र्व हैं इस टाइम 8,100 ट्रिलियन रिज़र्व्स हैं गोल्ड के। उसके बाद आपके जितने सेंट्रल बैंक्स होते हैं ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब ने अपने पास रिज़र्व गोल्ड रखा होता है, फिर ही वो करेंसी नोट छापते हैं। उसके बाद IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इदारा है मालियाती, उसने भी गोल्ड के रिजर्व्स रखे हुए हैं। और ये आगे जाके आप देखेंगे कि जितनी जंगें और वॉर्स होंगी फ्यूचर में वो गोल्ड के हसूल के लिए होंगी। अच्छा फैसल साहब, गोल्ड की तो चलें आपने बता दिया कि
मैं तो बोलते हुए भी मुझे डर लग रहा है, आगे शादी करनी मुश्किल हो जाएगी, गोल्ड खरीदना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चांदी की कीमत भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, ना गोल्ड खरीद सकते हैं ना चांदी खरीद, चांदी तो खरीद सकते हैं, चांदी तो अभी सस्ती है, और आने वाले वक्तों में, आने वाले वक्तों में चांदी में बहुत पोटेंशियल है। अच्छा 15-16 हज़ार रुपया तोला 2026 में 27 में जा सकती है, मतलब जो अभी वैल्यू है उससे डबल हो सकती है। तो इसलिए चांदी में अभी काफ़ी पोटेंशियल है। गोल्ड तो एक मैक्सिमम लेवल पे जा रहा है ना, वो तो आउट ऑफ रीच हो गया है। नॉट मतलब एक ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट अफोर्ड इट। यस, सिर्फ वही अफोर्ड कर सकता है जिसके पास ऑलरेडी है रिजर्व्स में, या जो वेल्दी इनफ है। फैसल साहब, ये तो आपने हमें बता दिया कि इंटरनेशनली क्या चल रहा है, जिसकी वजह से वजूहात हैं कि कीमत बढ़ती चली जा रही है। अब ज़रा आम आवाम के फ़ायदे की बात करते हैं, जो थोड़ा बहुत गोल्ड खरीदना चाह रहे हैं अपने बेटी की शादी के लिए या किसी भी और मकसद के लिए, क्या चीज़ें हैं जो गोल्ड खरीदते हुए उन्हें अपने माइंड में रखनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए? जी, सबसे पहले तो गोल्ड खरीदते हुए आप अच्छी जगह को चूज करें, काबिले एतमाद इदारे के पास जाएं। लाइसेंस तो सबके पास ही होता है, पाकिस्तान में इतना लाइसेंस का इशू नहीं है। मिक्स गोल्ड ना हो। यस, यहाँ पे काबिले एतमाद इदारा देखा जाता है। जैसे जूलर्स हैं, हम हैं, फैसल जूलर्स इज अ नेम ऑफ ट्रस्ट। हम लोग जनरेशन टू जनरेशन सर्व कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, और हमारी फैमिलीज जो हैं वो दे आर ग्रोइंग माशाल्लाह, क्योंकि उनका एतमाद हम पे बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपने गोल्ड अगर लेना है, मैं अपने आम पाकिस्तानियों को बता देता हूँ, बिकॉज वी आर लाइक टॉकिंग टू द मासेस राइट नाउ। पाकिस्तान में आपने अगर गोल्ड लेना है तो सबसे पहले गोल्ड की क्वालिटी क्या चेक करनी है, उसका पैमाना क्या है। 22 कैरेट गोल्ड इज द फाइनेस्ट गोल्ड फॉर ज्वेलरी। उसके बाद 21 कैरेट गोल्ड है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो इन दो क्वालिटीज में अगर आप ज्वेलरी लेते हैं, आपका ज्वेलर अश्योरेंस देता है, तो फिर ठीक है। अगर उससे हल्की क्वालिटी है तो फिर गोल्ड की क्वालिटी में मियार में फर्क आ जाएगा, वो नहीं लेना चाहिए। अच्छा फैसल साहब, बेचते वो कहते हैं ना, ज्वेलर्स कुछ मजाक में भी कहते हैं कि अब 2 से तीसरी दफा आप लाएंगे ना तो फिर वो हमारा ही हो जाए। ये कटौती का क्या होता है, कटौती किस तरह से की जाती है, क्या मैकेनिज्म है? एक्चुअली चीज़ों को समझना चाहिए, आपने इन डेप्थ जाना है। कोई भी बिजनेस आप करते हैं ना, तो बिजनेस में प्रॉफिट लॉस तो होता है, सही। गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक। आपने उसका टाइम फ्रेम देखना है। ये आपको प्रॉफिट देना शुरू करेगा 3 से 4 सालों के बाद, ज्वेलरी की शक्ल में बता रहा हूँ मैं, ज्वेलरी की शक्ल जी। 3 से 4 सालों बाद इसका जो लॉस है वो कवर होगा, और आफ्टर 4 इयर्स ये आपको प्रॉफिट देना शुरू करेगा, बिकॉज जो गोल्ड का जो रेट है वो 3 से 4 सालों बाद कहाँ पे पहुंचा होगा, वो कवर हो जाएगा उसमें। अगर आप कहते हैं कि मैं आज ही ज्वेलरी ले लूं और 1 हफ्ते बाद बेच दूं, तो आप 100% लॉस में जाएंगे। उसके लॉसेस कवर नहीं होंगे, उसकी जो प्री मैच्योरिटी है वो कवर नहीं होगी। अच्छा, कटौती 5 से 25% के दरमियान होती है जब आप बेचने जाते हैं रीसेल के लिए, वो किस तरह से की जाती है, वो भी जरा समझाइए। देखिए, जो हमारी लाहौर सराफा एसोसिएशन और यूनियन है ना, उसने एक इसका ज़ाब्ता है, पूरा कवायद व ज़वाबित मेंशन किए हुए हैं। 3000 रुपीज़ पर ग्राम डिडक्शन होती है, ठीक है, ठीक है, जो कि पुराने वक्तों में होता था कि माशे के पीछे एक रत्ती काट होती थी, ठीक है। आजकल वो एक रत्ती जो है ना, इट इज इक्वल टू 3900 रुपीज़ पर ग्राम, ठीक। ओके। तो लेकिन हमारे जूलर्स ने कस्टमर्स को मद्देनजर रखते हुए, उनका फ़ायदा सोचते हुए 3000 रुपये पर ग्राम पे इसको फिक्स कर दिया। तो अच्छा फैसल साहब, फ़ायदा किस चीज़ में? जैसे हमने बनी बनाई कोई चीज़ ले ली, सेट पूरा ले लिया, 3-4 लाख का, लेट्स सपोज, वैसे तो नहीं अब आने वाला, और वो दोबारा हम जब गए तो उस प्राइस पे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये जो बिस्किट लेते हैं, ये फ़ायदेमंद है, या बनी बनाई ज्वेलरी ले लेते हैं? देखिए, ख़वातीन के लिए तो ज्वेलरी ही बेस्ट है। अच्छा। क्योंकि वो वेयर करती हैं इसको, और ये ज्वेलरी में इतनी एज ए इन्वेस्टर मैं वेयर नहीं करती, मैं संभाल के रखना है ताकि तुम्हारा। खवातीन भी तो आजकल बड़े जबरदस्त बिजनेस जिस तरह आप कह रहे हैं ना 10 लाख हो जाए, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं क्या बाय करूँ ताकि वो फिर आप बुलियन में इन्वेस्ट करें, जो 24 कैरेट गोल्ड ब्रिक्स होती हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करें। सही। यस, बट अगेन, अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज है, फिर आप इसमें प्रॉफिट कर सकती हैं। अगर आपको नहीं अवेयरनेस, वो मैं भी आपसे प्रोग्राम खत्म होने के बाद। अच्छा, डिजिटली भी कुछ लोग जो है वो बाइंग करते हैं, वो किस तरह से काम करता है और उसमें कितना फ़ायदा या नुकसान है? डिजिटली एज इन जो एप्स की बात करें आप, बिटकॉइन वगैरह, देखें बिटकॉइन एक
ठीक है, फ्यूचरिस्टिक एक क्रिप्टो करेंसी है, बट इट्स नॉट फिजिकल। वो कभी भी क्रैश हो सकती है, वो आपके इख्तियार में नहीं है। अगर आप गोल्ड बाय करते हैं फिजिकली, आपको पता है कि आपके पास ये चीज़ मौजूद है, यू हैव इट, यू ओन इट। वहाँ पे तो फिर आप ग्राफ ही देखते रह जाएंगे कि ऊपर गया या नीचे गया। फ्यूचर अब गोल्ड का ही है और क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले पे आने वाली जो जल्दी क्रिप्टो की वजह से आपको पता है ये नफसियाती बीमारियां बहुत फैल रही हैं। अच्छा, यस, बिकॉज लोग एडिक्ट हो चुके हैं स्क्रीन देखना, और वो स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो गया कि उनके नफसियात के ऊपर वो असर हो रहा है, बुरा असर पड़ रहा है। अच्छा, अब सीजन की बात, कौन सा सीजन सबसे बेस्ट है जिसमें हम गोल्ड खरीद सकते हैं? वेडिंग सीजन। अच्छा, यानी कि अभी चल रहा है जिसमें हम गोल्ड खरीद सकते हैं। नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो मैं आपको आज बता देता हूँ, ये कोई ज्वेलर नहीं बताएगा कभी भी कि गोल्ड कब बाय करना है। बड़ी ईद आती है ना, ठीक, हाँ, बड़ी ईद के दिनों में लोगों ने कुर्बानी करनी होती है, तो बड़ी ईद के दिनों में गोल्ड की प्राइस कम होती है। ओके। और गोल्ड की प्राइस बढ़ती कब है ये भी बता देता हूँ आपको। अभी दिवाली से पहले आपने देखा था एक राइज जा रहा था गोल्ड का बहुत ज्यादा, वो टाइम होता है सेल ऑफ करने का। ओके। और दिवाली जैसे ही आती है ना, दिवाली पे क्योंकि कल्चर में दिवाली में गोल्ड को बहुत वो मतलब गॉडली मानते हैं, सोने को। हर बंदा, उनका जो गरीब से गरीब बंदा भी है ना, चाहे उसने 1 ग्राम लेना है वो लेगा, खरीदेगा। ओके। इस वजह से उसकी प्राइसेस क्रैश हो जाती है। फैसल साहब, आपने अंदर की बातें हमें बता दी, बाकी की बातें हम आपसे जनाब वक्त खत्म हो गया, फिर हम ऑफ कैम आपसे पूछ लेते हैं। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।